अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप लोग देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं सैयद फैसल करीम। जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क में ऑब्वियसली कोरोना केसेस बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। हम रोज़ाना ये बात करते हैं कि शायद आज हम ये बात करें कि अब ये कर्व नीचे आ रहा है, बट सॉरी टू से लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तो इस पर भी बात करेंगे। प्लस मदी, आप जब सुबह निकली तो क्या आपको पेट्रोल मिला? नहीं मिला? मुझे नहीं मिला। पेट्रोल की शॉर्टेज भी हो रही है मुल्क में और भी बहुत सारे इशूज़ जो हैं वो चल रहे हैं। इन सब पे बात करेंगे, लेकिन पहले टॉप स्टोरीज। जी, तो अभी आपने जानी कि टॉप स्टोरीज क्या हैं, और सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना की अपडेट्स के हवाले से। अगर गुज़िश्ता 24 घंटों में देखा जा सके तो अब तक 67 अफराद ऐसे हैं जो कि जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 5000 से ज़ायद केसेस जो हैं वो सरफेस पे सामने आए हैं। लेकिन जो तसल्ली बख्श बात यह है कि कोरोना से रिकवर करने वालों की तादाद में भी काफ़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। एब्सोल्युटली, और ये तादाद हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। सो एक उम्मीद वाली चीज़ ये। इसी तरह मुतासरा अफराद में क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ाने की आगही में भी इजाफा हुआ है। तवक्को यही है कि अनकरीब शफ़ायाब होने वालों की तादाद भी मज़ीद बढ़ती चली जाएगी। और ऐसे में मुआविन सेहत ज़फ़र मिर्ज़ा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वो कहते हैं कि भाई मास्क पहनना अब ऑप्शन नहीं है या फैशन नहीं है, अब ये लाजिम है, और खिलाफ वर्जी की जाए तो तंबीह भी होगी और उसके बाद कार्रवाई भी की जाएगी। बिल्कुल। और फैसल, नई तहकीक के मुताबिक मास्क के सही इस्तेमाल से मुल्क में कोरोना का जो फैलाव है उसको 40 से 60% तक रोका जा सकता है। हुकूमत मास्क पहनने की पाबंदी को मॉनिटर करेगी। उनका क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। तो अब ये ऑप्शन नहीं है या फैशन नहीं है, दिस इज़ लाजिम। और हम पूरे दुनिया में मास्क जो है वो यहाँ पे पहनते हैं, हमारे यहाँ पे पहनते हैं, हमारे यहाँ पे पहनते हैं, हमारे एग्जैक्शन पे पहनते हैं। तो इस चीज़ को प्लीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि ये मास्क है, इसको आप बिल्कुल सामने पहने। ज़रूर बहुत सारी चीज़ें आती हैं मदिया कि सांस नहीं आ रही और ये नहीं आ रही, बेहतर है कि कोरोना ना आए, सांस जो है वो फिर भी आपको आती रहे। और फैसल, अगर आपने मास्क नहीं पहना और किसी जिससे दूसरे शख्स से आप बात कर रहे हैं, उस शख्स ने भी मास्क नहीं पहना, तो 90% चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप ये वायरस कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कुछ SOPs हैं, आप इनका ख्याल करें। आप ख्याल करेंगे, गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, तो यकीन माने ये वायरस आपके घरों तक, आपके वालिदैन तक, आपके बुजुर्गों तक नहीं आएगा। तसल्ली बख्श अभी बात है कि लोग रिकवर भी कर रहे हैं, लेकिन हाँ, केसेस हैं, बढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें हमारा बड़ा ज़्यादा किरदार है। कल संडे का दिन था और कल अगर फैसला बाहर निकलते गिजरी वगैरह में सारी, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे जो पार्क्स है वहाँ पे फैमिलीज पूरी की पूरी अपने टब्बरों के साथ आई हुई थी, और फिर वहाँ पे शिकायतें कर रही थी कि जी हमें पेट्रोल नहीं मिला, जिसकी वजह से हमारे दूसरे कुनबे जो है वो यहाँ पे नहीं पिकनिक में ज्वाइन कर सके। खैर, पेट्रोल के हवाले से हम आगे बात करेंगे, लेकिन अकल नहीं मिल रही लोगों को। मुसलसल हम इस हवाले से बात करें, ये बड़ा इसका गम है। अभी निकल जाएं, आपको अभी सिचुएशन सामने आ जाएगी। लेकिन बात यही है मदिया कि क्योंकि पूरी दुनिया कह रही है कि अब इसके साथ रहना अंटिल देयर इज अ वैक्सीन, तो क्यों ना इसके साथ हम अच्छे तरीके से रह लें, क्यों ना बजाय इसको अपने अंदर वेलकम करने के इसको कहेंगे जी आप दूर दूर रहें। और उसके लिए अगर आप ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, अगर आप बाहर जा रहे हैं ग्रोसरी करने, कुछ भी करने जा रहे हैं, रिमेंबर, फिर हम आपको याद दिलाते चले कि जो तादाद है रिकवर होने की लोगों की वो इंक्रीज हो रही है। बहुत हौसला अफजा बात है, बहुत ज़बरदस्त बात है। इसी तरह एक कौम बन के हम इसको डिफीट कर सकते हैं, इससे रिकवर हो सकते हैं, और इम्यूनिटी भी अब बढ़ रही है। यू हैव हर्ड अबाउट हर्ड इम्यूनिटी एंड दिस एंड ऑल दैट, लेकिन हर्ड इम्यूनिटी इज नॉट वर्किंग, जिसके बारे में कहा जा रहा था। खैर, लेकिन क्योंकि हमने जैसे बात की कि बहुत से लोग सर्वाइव कर रहे हैं, और अच्छी बात, 1000 से ज़्यादा से लोग हैं जो कि रिकवर भी कर गए हैं। तो गुलकार अली ज़फ़र जो हैं उन्होंने फेसबुक पे कोरोना रिकवर्ड वॉरियर्स के नाम से एक ग्रुप बनाया है, और ग्रुप के जरिए कोरोना से सेहतियाब अफराद प्लाज्मा अतिया कर रहे हैं। कोरोना से सेहतियाब अफराद इस ग्रुप को ज्वाइन करें और अपने हल्के में मज़ीद लोगों को इस बेहतरीन काविश का हिस्सा भी बनाएं। यही बात हम काफ़ी अरसे से कर रहे थे कि लोगों में बहुत जज्बा है मदिया, लेकिन उस जज्बे को एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की ज़रूरत है। अली ज़फ़र अब मैदान में आए हैं, वैसे तो वो पहले से ही थे, लेकिन अब उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त काम किया है। उन्होंने ग्रुप कॉलिंग का ट्वीट भी कर दिया है, और ये ग्रुप है कोरोना रिकवर्ड वॉरियर्स, यानी कि जो लोग प्लाज्मा इसमें अतिया करें, ताकि लोगों को पता चले कि कहाँ से, क्योंकि फेसबुक पर बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। और ये आपको थोड़ी तस्दीक कर दें, ही सेड ही केम अक्रॉस दिस ग्रुप ऑन फेसबुक कॉल्ड
कोरोना रिकवर्ड वॉरियर्स, जो कि वाकई इसकी इनविटेशन भी आपको आई होंगी फेसबुक पे। तो इन्होंने फेसबुक का ये पेज बनाया नहीं है, बल्कि द पेज ऑलरेडी एग्जिस्टेड, काफ़ी अच्छे से है। लेकिन अच्छी बात है कि जब बहुत सारे जिन्होंने सर्वाइव किया है कोरोना से, वो अगर इसमें आपको ज्वाइन कर लें तो अच्छा ही हो जाएगा कि पैसिव इम्यूनाइजेशन के बारे से मुसलसल बात हो रही है। हम इस हवाले से बात भी करें कि वो लोग जो कि रिकवर कर गए हैं प्लीज़ आगे आएँ और एंटीबॉडीज जो है वो अपना प्लाज्मा डोनेट करें, ताकि जो दूसरे लोग हैं वो रिकवर कर सकें। अभी कल रात एक नहायत अफसोसनाक वाक़या पेश आया कराची के इलाके लियारी खड्डा मार्केट में, जहाँ पर 2 मखदूश इमारतें गिर गई, जिसके नतीजे में अब तक की इतलात के मुताबिक 2 ख़वातीन जाँ बहक हुई हैं और 10 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। अभी एक 5 मंजिला इमारत थी, वो एक तरफ को झुकी हुई थी और दोपहर से झुकी हुई थी। फिर वो 3 मंजिला इमारत के साथ ज़मीबोश हो गई, उसके साथ टकराई और ये दोनों इमारतें नीचे गिर गई। इनिशियली सिचुएशन मदिया ये बनी थी कि कई अफराद मलबे तले दब गए थे और लोग, जैसे कि आप ये रात के मनाजिर भी देख रहे हैं, जौक दर जौक उस मलबे पे चढ़ गए, अपनी मदद आपके तहत ये निकाल रहे थे। लेकिन फिर हुआ ये कि रेस्क्यू एहलकार आए यहाँ पे, उन्होंने एक खातून की लाश और 10 से ज़ायद ज़ख्मियों को यहाँ से निकाला है। ऐसे में पाक फ़ौज के जवान और रेंजर्स, पुलिस और रेस्क्यू एहलकार इमदादी सरगर्मियों में अभी भी मसरूफ़ अमल हैं। बात की जाए SBCA की, उन्होंने 1 माह पहले ये जो 5 मंजिला इमारत जो कि टेढ़ी हो गई थी उसको मखदूश करार दे दिया था। बिल्कुल बिल्कुल मखदूश भी करार दे दिया था। और मलबे तले, हमें बताएं कि जो मलबे तले दबे 1 दर्जन से ज़ायद अफराद जो हैं उनको अभी तक निकाला जा चुका है। कराची में इमारत गिरने का ये कोई पहला सानहा नहीं है। ये अगर हम पिछले गुज़िश्ता 2 महीनों में देख लें तो ये तीसरा ऐसा सानहा है। 3 महीने में ये तीसरा वाक़या है और अफसोस के साथ इस इमारत का नक्शा भी गैर कानूनी तौर पर मंजूर कराया गया था। खड्डा मार्केट में गिरने वाली इमारत में एक ही घर के 11 अफराद भी दब गए हैं। शहरी मोहम्मद रफ़ी को मलबे में अपने प्यारों की तलाश है। कल जब मीडिया के कारकुन ने उनसे बात की तो उनका क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। तो फ़ोन लगा रहा हूँ, किसी का भी फ़ोन नहीं लग रहा है। घर में कितने अफराद थे आप? 11 अफराद। जी। कौन सी मंजिल पे? पहला मंजिल है। बात हुआ था खाली कराने का, लेकिन हम लोग घर ढूंढ रहे भी थे। फिर मेरा भतीजा लोग भी घर ढूंढ रहा था, आज भी घर ढूंढने के लिए निकला। मैं तो फिलहाल दुकान में चला गया था, तो उधर मेरे को किसी ने बोलता तुम लोग का बिल्डिंग टूट गया। मैंने बोला मजाक नहीं करो, ये कुछ दिन पहला मेरा भाई का इंतकाल हो गया और तुम लोग मजाक करते हैं। मजाक का टाइम नहीं, अल्लाह तुम लोग को माफ़ नहीं करेगा। बोलते मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम जाके देखो। मैं दुकान बंद करके आया तो उधर जाने नहीं दे रहा, उधर से भगा रहा, इधर से भगा रहा, जाने ही नहीं दे रहा। मैं पहुँच ही नहीं सक रहा, इतना टाइम हो गया। मैं बच्चों को लेकर घूम रहा। मेरा पूरा फैमिली है, सईद है, शहनाज है, रमज़ान है, शहजाद है, शाहिद है। उसके बाद मेरा छोटा बेटा का बीबी है, भतीजा का बीबी है। और इस मामले में फिर जब सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने लबकुशाई की, उन्होंने कहा कि इमारत के हर फ्लोर पर घर खाली करने के नोटिस लगा दिए गए थे। इसके बाइस अमवात बहुत कम हुई। जो बेघर होने वाले अफराद हैं उन्हें बसाया भी जाएगा, वो ये कह रहे थे। वाक़या है और इमदादी काम अभी चल रहा है और पहले भी यहाँ पे नोटिस लगा दिए गए थे एजुकेशन के। बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ से निकल गए थे और कुछ लोगों का कहा जा रहा है जो अंदर हैं और उसके लिए काम हो रहा है। और आपके इल्म में है कि हमने कुछ अर्सा पहले कोर्ट्स भी अप्रूव कराई हैं, जो बिल्डिंग कंट्रोल की कोर्ट्स होती हैं, ताकि फौरी तौर पर इन पर एक्शन लिया जा सके। तो ये तो सारी गुज़िश्ता रात की डेवलपमेंट थी। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? हमारे नुमाइंदे आसिफ खान स्पॉट पे मौजूद है। आसिफ, मलबा कितना उठाया गया है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लियारी नयाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ गुज़िश्ता शाम इमारत गिरने का वाक़या रोनुमा हुआ था। मेरे अक़ब में ये वो गली है और साथ ही वो इमारत है जो मुनज़्ज़म हुई थी। गुज़िश्ता शाम 4 बजे के करीब यह वाक़या रोनुमा हुआ था। जब ये इमारत जो है ये मुनज़्ज़म होना शुरू हुई थी तो उसके बाद जो यहाँ से ये इमारत जो है इसको मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया गया था। गुज़िश्ता रात 8 बजे के करीब वो तमाम अफराद जिनका सामान यहाँ पर मौजूद था, वो अपना सामान लेने के लिए जब यहाँ पर पहुँचे हैं तो ये इमारत जो है ये मुकम्मल तौर पर मुनद्दम हो गई। 5 मंजिला इमारत थी जो दूसरी इमारत के ऊपर गिरी और उसके नतीजे में यहाँ पर मुतादिद अफराद जो है वो इस मलबे तले दब गए थे। गुज़िश्ता रात से रेस्क्यू का काम जो है वो यहाँ पर जारी है और इसमें अब तक 2 ख़वातीन हैं जिनकी डेड बॉडीज़ यहाँ से निकाली गई हैं और 7 अफराद हैं जिनको ज़ख्मी हालत में निकाला गया है। ताहम इस वक्त भी जो रेस्क्यू का काम जारी है और यहाँ पर जो मुकामी लोग हैं उनका कहना यह है कि 50 के करीब अफराद जो है वो मलबे तले इस वक्त भी दबे हो सकते हैं। जबकि साथ साथ जो यहाँ पर दीगर पुलिस एहलकार हैं, दीगर रेस्क्यू इदारे हैं, उनका कहना यह है कि 15 से 20 अफराद जो हैं वो उस वक्त मौजूद थे जिस वक्त ये इमारत जो है वो गिरी है। तो अब इसमें जो है मुतादिद अफराद अब भी मलबे तले दबे हैं जिनको निकालने के लिए यहाँ पर कोशिशें की जा रही हैं। इसमें पाक आर्मी का इंजीनियरिंग कोर है जो यहाँ पर मौजूद है और
हैवी मशीन के साथ, जदीद आलात के साथ यहाँ पर जो है वो काम किया जा रहा है और यहाँ पर जो रेस्क्यू का काम है वो जारी है। यहाँ से जो मलबा है उसको हटाया जा रहा है, लेकिन साथ साथ कोशिश ये की जा रही है कि वो तमाम अफराद जो मलबे तले दबे हैं सबसे पहले उनको निकाला जाए और फिर उसके बाद ही मलबे को हटाया जाए। साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि ये इतराफ़ की जो इमारतें हैं उनको भी खाली करा लिया गया है, क्योंकि रात गए यहाँ पर जो ये कोने वाली जो इमारत है यहाँ, इससे भी जो है मलबा है वो इस इमारत से गिरना शुरू हुआ था, जिसके बाद जो मुनद्दम होने वाली इमारत के साथ दीगर इमारतें हैं उनको बहुत शुक्रिया जी। हमारे नुमाइंदा आसिफ हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे जो सूरत हाल है वक्तन फ़वक्तन जो अपडेट्स आती रहेंगी हम आपको इस वाले से अपडेट रखेंगे। अभी आपके साथ थोड़ी बहुत अच्छी खबर शेयर कर लें। पिछले दिनों पेट्रोल सस्ता हुआ था। अब अच्छी खबर ये कि पंजाब और इस्लामाबाद में CNG की कीमत में भी कमी कर दी गई है और CNG की कीमत में 7.5 रुपये फी लीटर की कमी की गई है। इस कीमत में कमी का इतलाक फौरी तौर पर होगा। जैसे कि मदीने कहा कि अच्छी खबर है, पेट्रोल का सस्ता होना भी अच्छी खबर थी, लेकिन उसके बाद शॉर्टेज होना एक बुरी खबर थी। आई होप ये CNG की शॉर्टेज ना हो जाए। दरामदी LNG की बात की जाए तो इसको मजीद सस्ता किया गया है। ओगरा ने श्री नॉर्दर्न के लिए गैस की कीमत जो है वो कम कर दी है और साथ आपको ये भी बताएं $1.39 और श्री सदर्न के लिए गैस की कीमत में $1.48 फी MMBTU की कमी कर दी है। इसके बाद पंजाब और इस्लामाबाद के लिए CNG की कीमत में 7.5 रुपये फी लीटर की जो है वो कमी हो चुकी है। बिल्कुल हाँ, तो हमने देखा कि जी अभी CNG की कीमत जो है वो पंजाब और इस्लामाबाद में जो है वो कम की गई है, लेकिन आगे जो हम बात करने वाले हैं वो पेट्रोल की है। पेट्रोल की कीमत दूसरा महीना जून का पेट्रोल की कीमत कम हुई है, लेकिन उसके साथ ही पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा नायाब हो गया और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल की दस्तियाबी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गई है। 8 रोज़ पहले हुकूमत ने इसकी कीमत 76 रुपये फी लीटर की थी और शहरियों को पेट्रोल मतलब 76 रुपये कीमत क्या हुई, पेट्रोल तो मार्केट से गायब ही हो गया, मगरूर हो गया पेट्रोल। मैं समझ सकता हूँ इस दुख को, मैं बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूँ। अब ओगरा ने नोटिस भी जारी किए, इसके बावजूद सूरत हाल जो है बेहतर नहीं हो रही है। रिपोर्ट देखते हैं मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है जानेंगे। कराची से में ज्वाइन करेंगे हमारे नुमाइंदा हिना दीदार, पिंडी से में ज्वाइन करेंगे हमारे नुमाइंदे बाबर मलिक और साथ में लाहौर की क्या सूरत हाल है ये बताएंगे हमारे नुमाइंदे अल्मास खान हमारे साथ होंगे। तो सबसे पहले कराची चलते हैं, हिना हमारे साथ मौजूद हैं। हिना, कुछ बेहतरी आई है सिचुएशन में? ऑयल मार्केटिंग कंपनीज तो ये कह रही थी कि हम जी वो बाय नहीं कर रहे, ऑब्वियसली इसीलिए जो है सिचुएशन ऐसे बनी हुई है। तो क्या यहाँ पर पंप्स खुलना शुरू हो गए हैं, सिर्फ PSO को हटा के दीगर भी? जी देखिए, कराची वालों की खुशी की इंतहा नहीं थी कि जब उन्होंने सुना कि पेट्रोल की कीमतें कम हो गई हैं, लेकिन 4 से 5 रोज़ से हम देख रहे हैं कि शहर के मुतादिद पेट्रोल पंप हैं। हम आपसे इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद में चलते हैं। नैपकोट के बाद लीगी रहनुमा एहसन इकबाल गुफ्तगू कर रहे हैं, वो आपको सुनाते हैं। जी इससे पहले क्योंकि हम पेट्रोल की सूरत हाल के हवाले से बात करते इस्लामाबाद आपको ले चलते हैं। थैंक यू। और इकबाल बात कर रहे थे, हम एक बार फिर पेट्रोल की बात करते हैं। तो हिना जी, हम आपसे बात कर रहे थे, प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। आप बता रही थी कि शहरी खुश तो थे, लेकिन उनकी खुशी पंप्स के साथ ही जो है वो बंद हो गई है। ये पंप्स खुले हैं? बिल्कुल, इस वक्त हम शारे फैसल में मौजूद हैं और यहाँ पर मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं एक पेट्रोल पंप यहाँ पर मौजूद है, लेकिन मुकम्मल तौर पर इसे बंद कर दिया गया है। शहरी यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि पेट्रोल 74 रुपये पर लीटर फ़रोख्त किया जा रहा है। 100 से ऊपर इसकी कीमत हो गई थी तो शहरी काफ़ी परेशान थे, लेकिन जब कीमत कम कर दी गई, हुकूमत की जानिब से रिलीफ दिया गया, तो पेट्रोल पंप मालिकान अपने जो है मनमानी करने लगे। पेट्रोल पंप मालिकान का यही कहना है कि जब हमने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की थी तो हमने महंगे दामों पर पेट्रोल ख़रीदा था, तो इस वक्त हमें पेट्रोल बेचना हमें नुकसान हो रहा है। तो शहरी काफ़ी परेशान है, पेट्रोल पंप में आ रहे हैं। इस वक्त हमने देखा कि एक बाइक पे भी सवार एक शख्स आया और उसने जब देखा कि पेट्रोल पंप बंद है तो वो काफ़ी मायूस होकर चले गया कि जब पेट्रोल की कीमत कम हो गई है तो हमें पेट्रोल ही दस्तयाब नहीं है। तो शहरी काफ़ी शिकवा कर रहे हैं कि जब हुकूमत हम पे रहम करती है तो इस तरह जो पेट्रोल पंप मालिकान है वो मनमानी कर रहे होते हैं। हुकूमत जहाँ पे रहम करती है वहाँ जो पेट्रोल पंप मालिकान है वो जो है वो जालिम बन जाते हैं। ज़रा लाहौर की सूरत हाल जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे अल्मास खान हमारे साथ मौजूद हैं। अल्मास, लाहौर की क्या सूरत हाल है पेट्रोल के हवाले से? बिल्कुल जी, ये पहले मैं ये बता दूं कि मिनहासुल कौम हमारा ये रवैया है कि जब अगर रमज़ान आता है तो हम चीज़ें होर्डिंग करना शुरू कर देते हैं और जब पेट्रोल की बात आती है तो पेश की इतला हो जाती है सबको कि पेट्रोल सस्ता होने वाला है। इसीलिए जैसे इन्होंने बताया कि मुश्किल हो जाती है, उन्होंने कंपनीज जो हैं मार्केटिंग कंपनीज हैं उन्होंने फ्यूल नहीं ख़रीदा।
जब फ्यूल नहीं ख़रीदा तो एक इरेगुलर हो जाती है फ्यूल की सप्लाई मुख्तलिफ शहरों में। इसी तरह लाहौर में भी हुआ, जब 1 जून को कीमतें कम हुई तो जितने फ्यूल पंप थे, एक तो बड़ी मार्केटिंग पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनी है, उन्होंने नहीं ख़रीदा। दूसरा ये जो परचून लेवल पे है फ्यूल पंप फिलिंग स्टेशन, उन्होंने भी सोचा कि ये पुराना पहले ख़त्म किया जाए। तो वो पुराना ख़त्म करने के बाद जब नई सप्लाई नहीं आई, अगर 5-6 दिन बाद नई सप्लाई आई है तो वो इतनी इरेगुलर है कि उसे स्ट्रीमलाइन होने में भी 1 हफ़्ता लग जाता है। जैसे ड्रिग रोड पर कराची में एक दफ़ा गाड़ी की ब्रेक लग जाए तो 15-20 गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है और पीछे एक लंबी कतार लग जाती है, वो ट्रैफिक रिलीज़ होने में बड़ा टाइम लगता है। इसी तरह ये जो पेट्रोल की जो है सप्लाई, इसे स्ट्रीमलाइन पेट्रोल की सप्लाई जो एक कहा जा रहा है, जैसे कि अलमास आप भी बता रहे हैं ना, आप भी बता रही थी कि क्योंकि उन्होंने महंगे दामों स्टॉक किया हुआ था, इसलिए अब जब सस्ता हो गया तो वो महंगे दामों को सस्ता क्यों बेचे। तो वो तब भी सोच लिया करे ना कि जब वो सस्ते दामों ख़रीदा होता है, पेट्रोल जब महंगा होता है तो दिन गुजरने का वेट नहीं करते, 12 बजे ही पेट्रोल की कीमत बढ़ा देते हैं। खैर, हम अब रावलपिंडी चलेंगे। बाबर हमारे साथ मौजूद है। बाबर, रावलपिंडी में भी कमोबेश यही है सूरत हाल और यही है वजूहात भी? जी बहुत शुक्रिया फैसल और मदिया। रावलपिंडी क्योंकि दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का जुड़वा शहर है, उसके साथ साथ केपी के साथ ये इसकी बाउंड्रीज मिलती हैं और 4 अजला हैं, जेलम, अटक, चकवाल और रावलपिंडी, और फिर सियाती मकामात हैं। यहाँ सूरत हाल 8वां रोज़ है, अबतर है। पेट्रोल पंप मालकान ने बजाय हुकूमत के पेट्रोल सस्ता होने के शेख खुर्दोनोश फौरी तौर पर सस्ती होनी चाहिए थी, किराए कम होने चाहिए थे। एक एका किया हुआ है, माफिया जैसे है कि हुकूमत को अब एक और माफिया का से टकराव का सामना है। ये हाई ऑक्टेन बेचते नहीं हैं, अपना सारा स्टॉक ख़त्म किया, अपने रिकवरी की है। मरी, जीटी रोड, आपका टेक्सला, वाक कैंट, गुजर खान और ये जो एरिया है, और फिर अंदरूनी शहर मरी रोड है, चक्री रोड है, ये तमाम सराउंडिंग एरिया में पेट्रोल पंप की 8वें रोज सप्लाई मुतासिर है। अब होता यह है कि अगर कमिश्नर साहब या डिप्टी कमिश्नर साहब एक्शन लेते हैं, पुलिस आती है, पेट्रोल फौरी तौर पर पेट्रोल पंप के मुलाजमीन मालकान के कहने पे डालना शुरू कर देते हैं, पुलिस की गाड़ी उधर गई, पेट्रोल पंप बंद। यानी कि जब और इंतजामिया एक्शन लेती है तब ये मुतहरिक होते हैं। ये बताइएगा कि जैसे ही पंप्स खुलते हैं तो क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, फिर लोग एकदम इकट्ठे भी हो जाते हैं, तो फिर वो SOPs पे अमल दरामद उनके लिए मुमकिन होता है, जो पेट्रोल पंप्स पे जो लोग काम कर रहे होते हैं, क्योंकि जितने लोग एक साथ जमा होंगे तो कोरोना वायरस के फैलने के चांसेस तो बाबर उससे ज़्यादा बढ़ेंगे। जी मदिया, बहुत खतरनाक सूरत हाल है क्योंकि रावलपिंडी इस वक्त पंजाब में कोरोना की वबाई सूरत हाल में दूसरे नंबर पे है। जहाँ जो पेट्रोल पंप खुलता है उस पर कतारें लंबी लाइनें लगी होती है और बाज़ लोग इतने मजबूर होते हैं कि वो आके जो पंप का मुलाजिम है उसकी मिलते तरले करते हैं, वो करीब होता है। और अभी तक आप ये देखिए पेट्रोल पंप यहाँ पे मिल रहा है लेकिन लाइनें हैं। मैं काफ़ी देर से यहाँ पे मौजूद हूँ लेकिन लाइनें लगी हुई हैं। इसके साथ साथ बदिया सबसे अहम बात जो है वो इंतज़ामिया क्या करेगी। बड़ी बड़ी कंपनियां PSO के अलावा कोई भी कंपनी हुकूमत की गिरफ्त में नहीं है। वो उनके अपने कवायद हैं, उनके अपने रूल्स हैं, अपने कवानीन हैं। वो कहते हैं जी हम इस रूल के तहत आपके जुमरे में नहीं आते, आपके अंडर नहीं है। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं सब अपनी मनमानी कर रहे हैं और एट द एंड ऑफ द डे हो ये रहा है कि जो प्रॉब्लम है वो आवाम को फेस करनी पड़ी है। बहुत शुक्रिया जी। रावलपिंडी में कि जो सूरत हाल थी बाबर मलिक हमारे नुमाइंदे ने में आगाह किया, लाहौर की सूरत हाल से हमें आगाह किया अलमास खान ने, और कराची की सूरत हाल के हवाले से मैं अपडेट कर थी हिना दीदार। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। तो पेट्रोल की कीमतों को तो ब्रेक लगे लेकिन कंपनीज की जो वजूहात उनको ब्रेक नहीं लग रहे। हम शो में ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा। और ब्रेक के बाद हम एक अहम मसले की जानिब आपकी तवज्जो मबसूल कराते हैं। पाकिस्तान में आए दिन बच्चों के अगवा, ज़्यादती और कत्ल का कोई ना कोई वाक़या सामने आता रहता है, जिन्हें रोकने के लिए अब एक ऐप बनाई गई है ज़ैनब अलर्ट नाम से। ज़ैनब अलर्ट नामी ऐप सिंध पुलिस, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और CPLC ने मुतारिफ कराई और इस ऐप को कसूर की ज़ैनब के नाम से मंसूब किया गया है। अब ज़रूरत इस अमर की है कि इस ऐप का इस्तेमाल आम किया जाए ताकि बच्चों का ये जो इस्तेहसाल है वो रुक सके। गुमशुदगी की रिपोर्ट घर बैठे दर्ज करवाई जा सकती है। ये ऐप
उर्दू, सिंधी, पंजाबी, अंग्रेज़ी ज़ुबानों में भी दस्तयाब है और ऐप पर दी जाने वाली मालूमात भी मुकम्मल तौर पर जो है वो सीगा रास्त में उसको रखा जाएगा, जिससे किसी भी किस्म की कोई हरासमेंट है तो उसका फिर कोई ख़तरा नहीं है। मदीना, बिल्कुल, मसला ये होता है कि जब लोगों को अगर घर में कोई ऐसी परेशानी होती है, फिर स्पेशली अगर वो थाने में जाएं तो वो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने वाली बात होती है। यहाँ पे टाइम थोड़ा कम हो जाएगा। ये ऐप काम किस तरीके से करती है, इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है बिलोट ऐप के फाउंडर मोहम्मद फारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपने बाखबर सवेरा में हमें वक्त दिया। फारूक साहब, ये ऐप एग्जैक्टली काम कैसे करती है? खुदा ना खासा अगर किसी के साथ कोई ऐसा वाकया होता है, वो कैसे रीच आउट कर सकता है आपको? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ARY न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस इंतहाई अहम और हसास मौजू पे को पिक किया है बात करने के लिए। लेकिन सबसे पहले ये समझें कि इस ऐप का बुनियादी मकसद क्या है। बुनियादी मकसद है कि किसी भी गुमशुदा बच्चे की बर वक्त इत्तला कानून नाफिज करने वाले इदारों तक पहुँचाई जा सके। लेकिन जब भी कोई बच्चा गुम होता है, बच्चा या बच्ची गुमशुदा हो जाता है, तो फर्स्ट फ्यू आवर्स आर वेरी क्रिटिकल। जो शुरू के कुछ घंटे हैं वो बहुत ही ज़्यादा अहम है, क्योंकि उसके अंदर खुदा न खास्ता अगर कोई इल इंटेंट रखता है उस बच्चे के खिलाफ, तो उस बच्चे की जान को बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। और जिस तरह घंटे गुजरते जाते हैं तो वो खतरा बढ़ता चला जाता है। तो ऐप काम इस तरह करती है, बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है कि अगर आपको ये पता लगता है कि आपके घर में खुदा न खास्ता, ख़ानदान में, पड़ोस में, मोहल्ले में, आपके किसी स्कूल में, खेल के मैदान में, किसी प्ले एरिया में, शॉपिंग मॉल में, हॉस्पिटल में, कहीं भी अगर कोई बच्चा गुम हुआ है और आपके सामने, आपको पता है, आपने फर्स्ट हैंड देखा है कि पेरेंट्स या कोई उस बच्चे की इत्तला देने वाला शख्स या उसके घर वाले सामने हैं, या कोई ऐसा शख्स है, कोई गैर पढ़ा लिखा जो कि ऐप पे रिपोर्ट नहीं कर सकता, तो आप ऐप की मदद से टाइमली फौरन रिपोर्ट कर सकते हैं ऐप पे कुछ मालूमात डाल के। अगर आपके पास पिक्चर है तो आप पिक्चर भी अपलोड कर सकते हैं, आप लोकेशन बता सकते हैं, सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, नाम। हाउ क्विकली डू यू रिस्पॉन्ड? कितनी आप रिस्पॉन्स टाइम क्या आप लोगों का? जी देखिए, इसका जो मॉनिटरिंग सेल है ज़ैनब अलर्ट का, वो 24/7 है। तो जैसे ही केस रिपोर्ट होता है एक बहुत बड़ी सी लाइव मॉनिटरिंग स्क्रीन के ऊपर टीम मॉनिटर कर रही होती है, और जैसे केस रिपोर्ट करने के 5 सेकंड के अंदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को केस स्क्रीन पर नजर आने लगता है। वो फौरन उस केस को ओपन करते हैं, उसको जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया उस पर कॉल करते हैं, और उसके बाद कुछ मालूमात लेते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं कि हमें जो है वो, देखिए उसके मजीद कुछ स्टेप्स हैं। जी। सबसे पहले तो जैसे उनको एक कंफर्म हो जाता है कि बच्चा वाकई गुमशुदा हो गया है, बच्चा या बच्ची, तो वो एक एग्जीक्यूटिव अलर्ट इनिशिएट करते हैं, जिसमें एक ईमेल और SMS मुताल्लिका कानून नाफिज करने वाले इदारों को और चाइल्ड प्रोटेक्शन को भी जाती है कि बच्चा गुम हो गया है। अच्छा, उसके बाद लॉ इन्फोर्समेंट का अपने SOPs हैं, वो अपने SOPs फॉलो करते हैं और उसकी तलाश का काम शुरू करते हैं। ये एक पार्ट है। मैं जो है लॉ इन्फोर्समेंट जिस तरह से काम करती है उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता, आई एम नॉट द राइट पर्सन। लेकिन उसके बाद लॉ इन्फोर्समेंट देखिए बहुत तमाम जो पहलू हैं उनका जायजा लेने के बाद ये अगर देखती है कि इस बच्चे की इत्तला सोशल मीडिया पे भी जानी चाहिए, तो वो ज़ैनब अलर्ट का जो सोशल मीडिया पेज है ट्विटर का @ज़ैनब अलर्ट और फेसबुक पे भी सेम है @ज़ैनब अलर्ट, हम वहाँ पे उसकी तस्वीर और कुछ इन्फॉर्मेशन भी पोस्ट करते हैं। अगेन ये केस टू केस वेरी करता है किसकी इन्फॉर्मेशन पोस्ट करनी है नहीं करनी। अगर किडनैपिंग का केस है तो वो रिस्की हो सकता है शेयर करना। तो मैं हम ये फारूक साहब, हमने के एब्सोल्युटली जस्ट हम अभी बात कर रहे थे आपसे, तो जस्ट वी लाइक रीच्ड आउट द ऐप और इस वक्त हमारे सामने मैंने इंस्टॉल किया और ये ऐप मेरे पास है। अच्छा, इसमें मैं पूछना चाह रहा था कौन कौन से आपके जो लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं दे आर ऑन बोर्ड, और एक चीज़ बहुत इसमें मैं चाह रहा था इंपॉर्टेंट है, हमारे पास मोबाइल है, मदिया के पास मोबाइल है, हम सबके पास मोबाइल है। ये जो वाक़यात होते हैं ज़्यादातर ये जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं जहाँ पे मोबाइल तो हैं लेकिन शायद उनको यूज़ करने का इतना ज़्यादा जो है वो शऊर नहीं है, तो हाउ टू एड्रेस दिस इशू, इस पे आप लोग कैसे सोच रहे हैं? ओके, ऑलराइट। देखिए सिंध के अंदर इस पे CPLC और सिंध पुलिस दोनों बहुत ही बिल्कुल कोलैबोरेट कर रहे हैं और बैकएंड पे SOPs इसके मजीद डिफाइन कर रहे हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, चाइल्ड प्रोटेक्शन एजेंसी ये सिंध में। इसके अलावा मजीद सूबों में भी बातचीत जारी है। देखिए एक तो है कि इत्तला आ गई और किसी और सूबे से इत्तला आई जो कि केसेस रिपोर्ट होते हैं, खैबर पख्तूनख्वा से भी हुए हैं, पंजाब से भी हुए हैं। तो सिंध जैसे ही इनको पता लगता है तो ये दूसरे सूबों को लॉ इन्फोर्समेंट को इन्फॉर्म करते हैं, जो इनका अपना मैकेनिज्म है। लेकिन सिंध के अंदर फौरन ही CPLC और सिंध पुलिस कोलैबोरेट करके इस पे काम करना फौरन ही राइट अवे दे स्टार्ट।
फौरन शुरू कर देते हैं विदाउट एनी डिले। जो दूसरा आपका सवाल था कि अगर किसी लेट से किसी ऐसे कोई ऐसा शख्स है जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है, तो वो बहुत आसानी से CPLC का नंबर है 1102, उस पे कॉल करके आप केस रजिस्टर करवा सकता है। ठीक है, और 1102 वो नंबर है कि केस रजिस्टर कर सकते हैं। ये सिंध में फैसिलिटी है। मुझे बताएं कि वो लोग या खुदा ना खास्ता अगर इस्लामाबाद का रहने वाला कोई शख्स, लाहौर में रहने वाला कोई शख्स इस ऐप को डाउनलोड कर लेता है और तो फिर और वो आपको इंदराज करता है शिकायत का, तो फिर आप उसको रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं? देखिए, फर्स्ट रिस्पॉन्ड करने का तो मैकेनिज्म वही सिंपल है, जिसपे CPLC के ज़ैनब अलर्ट डेस्क जो है वो पेरेंट्स को कॉल करता है, केस की मालूमात लेता है और उन्हें मजीद गाइड करता है कि उन्हें मजीद क्या स्टेप्स फॉलो करना है। आगे देखिए, कुछ मालूमात इस सिलसिले में ऐसी है जो मैं आपसे साथ नोट की वजह से शेयर नहीं कर सकता कि उन्हें किसको रिस्पॉन्ड करना है, किसको रिस्पॉन्ड नहीं करना, और उन्हें FIR भी डेफिनेटली जाके दर्ज करवानी है। उन्हें गाइड भी करते हैं और इसके अलावा लॉ इन्फोर्समेंट जो रेलिवेंट एजेंसीज जिनसे ऑलरेडी एक माशाल्लाह से बहुत मजबूत और मजबूत निज़ाम है इंटर एजेंसीज, इंटर प्रोविंस एजेंसी से कम्युनिकेशन का, तो वो उसको फॉलो करता है। अच्छा फारूक साहब, क्विकली आपसे मैसेज देना चाहेंगे? जी देखिए, मैसेज ये सिस्टम देखिए, दुनिया जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है उनमें भी यही सिस्टम राइज है, बिल्कुल एम्बर अलर्ट के नाम से। जी एम्बर अलर्ट के नाम से स्टैंडर्ड पूरी दुनिया में, और हमने पाकिस्तान में इसको ज़ैनब के नाम पे लॉन्च किया, ज़ैनब अलर्ट के नाम से। मैसेज मेरा ये देखिए, सिस्टम कामयाब उस वक्त होगा जब इसमें बहुत सारे इसके वर्टिकल्स हैं, पिलर्स हैं जिन्हें काम करना है। उनमें पेरेंट्स, लॉ इन्फोर्समेंट अपना काम कर रहे हैं, ऐप भी लॉन्च हो चुकी है। पेरेंट्स को, स्कूल टीचर्स को, स्पेशली ये दो लोग ऐसे हैं, जो दो इदारे ऐसे हैं, और बाकी तमाम लोगों को, सबके पास ज़ैनब अलर्ट ऐप होनी चाहिए। ये मेरा मैसेज है कि प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करें, लोगों को बताएं ऐप के बारे में ताकि वो डाउनलोड करें। सबसे ज़्यादा अहम चीज़ गुमशुदा बच्चे की बर वक्त इत्तला देना है, क्योंकि जितना जितना टाइम स्पेंड बढ़ता जाता है बच्चे की ज़िंदगी को खतरा हो जाता है। बहुत शुक्रिया जी, मोहम्मद फारूक साहब हमारे साथ मौजूद थे और मैं बहुत अच्छा था कि जी तमाम तर लोग, पेरेंट्स स्पेसिफिकली, टीचर्स, वो तमाम तर लोग जो कि बच्चे से एक तरह से कांटेक्ट में होते हैं, वो इस ऐप को, इनफैक्ट आपके घर में बच्चे नहीं भी हैं तब भी कोशिश करें कि आपके पास ये ऐप ज़रूर हो ताकि अपने आसपास को ऐसे आप केस हेल्प कर सकें, तो आप उनको हेल्प कर सकें। एब्सोल्युटली। आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर कोरोना वायरस की बात करते हैं, और अगर दुनिया भर के पर्सपेक्टिव से बात की जाए, हलाक अफराद की तादाद स्टैगरिंग 4 लाख से भी अब तजावुज़ कर गई है। जो मुतासर अफराद हैं उनकी तादाद 69,81,000 से भी बढ़ चुकी है। बिल्कुल फैसल, और कोरोना के 34 लाख से ज़ायद मरीज़ जो हैं वो सेहतियाब भी हुए हैं, यानी कि सेहतियाब होने का भी रेशो कहीं ज़्यादा है। एक रिपोर्ट हमने तैयार की इस हवाले से, आपके साथ शेयर करते हैं। इससे पहले कि हम दीगर स्टोरीज की जानिब बढ़ें, एहसन इकबाल लीगी रहनुमा, उनके खिलाफ इंक्वायरी को अब इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया गया है और नैब ने पेशरफ्त रिपोर्ट जो है ये एहतसाब अदालत में भी पेश कर दी है। और इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे शाह खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। जी खालिद, क्या अपडेट सामने आ रही है? शाह खालिद, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? जी बिल्कुल, आवाज़ आ रही है आपकी। जी खालिद, क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, अगर बात करें नारवाल स्पोर्ट्स सिटी केस की, तो आज एहसन इकबाल के खिलाफ इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर लिया है, जबकि नैब ने पेशरफ्त रिपोर्ट एहतसाब अदालत में पेश कर दी। कोरोना के बाइस तहकीकात में देर हो रही है, जबकि नैब का ये भी कहना था कि तहकीकात मुकम्मल होने के बाद रेफरेंस दायर करेंगे, और एहतसाब अदालत के जज ने आज इस्तफसार किया कि बताए रेफरेंस दायर करनी है या मैं ये केस खारिज कर दूं। उसके बाद एहसन इकबाल रोस्टम पर आ गए। उनका ये कहना ताकि मीडिया में नैब वाले मेरे किरदार कशी जो है वो कर रहे हैं, जबकि मीडिया वाले बातों का जवाब जो है ये बाहर जाकर मीडिया पर ही दे। एहसन इकबाल ने ये भी कहा कि 1 साल हो गया ये लोग मेरे खिलाफ तहकीकात कर रहे हैं, मेरे खिलाफ रेफरेंस नहीं है तो केस खारिज किया जाए। जबकि एहसन इकबाल ने अदालत को बताया कि नैब कहता है अदालती फैसले नहीं कर रहे और रेफरेंस खुद नहीं लाते। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद जो है केस की समाअत 26 जून तक मुलतवी कर दी है। जी सही, बहुत शुक्रिया शाह खालिद आपका हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। तो मजीद भी स्टोरीज हम शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक लेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और मदिया, जब मैं गाना गाता हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत हीलिंग गाना गाता हूँ। दूसरे क्या समझते हैं मैं उनसे पूछता भी नहीं हूँ, बिकॉज मुझे पता है उनका रिप्लाई क्या होने जा रहा है। लेकिन नहीं, आप गाना अच्छा गाते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे जो सुर हैं, कभी कभी जो साउंड्स हैं, ये आपको हील करते हैं। मेंटल हीलिंग के लिए साउंड हीलिंग एक
नया तरीका है और अब ये हम लोगों के लिए शायद नया है, लेकिन ये काफ़ी पुराने ज़माने कदीम से ये चलता आ रहा है, जिससे जो जहनी उलझने हैं उनका इलाज तलाश किया जाता है। इस थेरेपी के लिए सिंगिंग बोल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पैदा होने वाली मधुम आवाज़ें जहन को पुरसकून कर देती हैं और जहनी दबाव को कम करने में मदद देती हैं। आपने अक्सर नोट किया होगा, जिन जिन लोगों का एक्सपीरियंस होगा, कि जब आप सिंगिंग बोल पे एक बार एक स्ट्रोक लगाते हैं तो उससे आप जितना भी ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार हों, जो मर्जी आपके दिमाग में जितना शोर हो, लेकिन फॉर अ सेकेंड बिल्कुल आप एक तरह से ना काम डाउन कर जाते हैं। क्यों? बिकॉज ये जो वेव्स हैं, इनका जो असर है वो इंसान की जो आसाबी सरगर्मियाँ हैं उस पर होता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आवाज़ सुनने में कैसी है, अच्छी या बुरी, जैसे कि मैंने बताया था लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आवाज़ की लहरें तेज़ कितनी है, जो वेव लेंथ है इनका तूलो अर्स वो कितना है। इस टेक्निक के ज़रिए किसी बीमारी का मुस्तकिल इलाज है या इससे जड़ से ख़ात्मा किया जा सकता है, ये तो मैं नहीं पता, लेकिन जो आवाज़ की शिफायाबी है वो सिर्फ आर्जी तौर पर जिस्मानी ज़हन सुकून फराहम कर सकती है, और अगर आर्जी सुकून भी मिलता है तो आई गो फॉर इट। बिल्कुल, लेकिन ये एग्जैक्टली काम कैसे करते हैं, इसी वाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साउंड माहिर योगी रमशा अली। अस्सलाम वालेकुम रमशा, वेलकम टू बाखबर सवेरा। अच्छा रमशा, हमारे ऑडियंस को ये बताइएगा, ये जो साउंड हीलिंग का ये जो प्रोसेस है, ये जो सिंगिंग बोल है, हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स? वालेकुम सलाम सबसे पहले, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। और आप लोगों ने बहुत अच्छा एक्चुअली इसको इंट्रोड्यूस किया कि हाउ साउंड हीलिंग काफ़ी अरसे से इस्तेमाल हो रही है फॉर हीलिंग पर्पसेस। सो बेसिकली जो साउंड बोल्स हैं इनको हम हिमालयन सिंगिंग बोल्स, और अब जो उनका एक नया नाम हो गया है कि ये टिबेटन सिंगिंग बोल्स है, बट ये ओरिजिनली इनका जो नाम है ये नेपाल से शुरू हुए थे, जिसकी वजह से इनको हिमालयन सिंगिंग बोल्स इनको ओरिजिनल बोला जाता है। इनके अंदर होता ये है कि हर बोल के अंदर, तो अभी जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगी, तो मेरे पास अभी फिलहाल जैसे कि एक ये वाला बोल है, इसका नोट है ए, ठीक है। जैसे गिटार में, पियानो में, हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में नोट्स होते हैं, इसी तरह इन सिंगिंग बोल्स में कुछ नोट्स होते हैं, और हर जब आप बोल को सिंग करते हैं, जब उसको स्ट्राइक करते हैं, जो आवाज़ निकलती है वो एक अलग फ्रीक्वेंसी की होती है, और वो एक फ्रीक्वेंसी जो आपकी ब्रेन में जाती है, तो आपकी थीटा वेव्स इंड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो ऑलरेडी एक मेडिटेटिव स्टेट में चली जाती है। तो इनकी साइंस इस तरह ही काम करती है कि आपकी ब्रेन पे डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं और थीटा वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा रमशा, ये बताएं, ये जो बोल्स हैं ये किस मेटल के बने हुए हैं? ये भी मैटर करता है कि जो मेटल है उससे भी जो वेवलेंथ है वो भी ऑब्वियसली मैटर करती होंगी? बिल्कुल बिल्कुल। बोल्स की बहुत वैरायटी आती है, कुछ मशीन मेड बोल्स होते हैं, कुछ हैंड मेड बोल्स होते हैं, और उनसे बहुत इसलिए फ़र्क पड़ता है क्योंकि मशीन मेड जो बोल्स होते हैं उनकी आवाज़ वो इतनी ओरिजिनल नहीं होती जितनी कि हैंड मेड बोल्स की होती है। और ये यूजुअली कुछ बोल 7 मेटल से बने हुए होते हैं, कुछ बोल जो होते हैं वो 3 मेटल से बने होते हैं, बट जितना वो हैंड मेड बने हुए हो, जितना उनमें अच्छा क्वालिटी ऑफ मेटल यूज किया गया, उतनी ही अच्छी लाइक एनी अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आवाज इफेक्टिव वो होता है। अच्छा रमशा, ये बताइएगा आप, जैसे आपने बोला कि फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो इसकी डिफरेंट होती हैं, सो किस तरीके से डिफरेंट किस्म की हम दिमागी बीमारियों से इसका इलाज कर सकते हैं? देखिए, मैं हमेशा ये बोलूँगी कि किसी भी चीज़ के इलाज तो किसी भी चीज़ में नहीं है। आई डोंट इवन बिलीव कि एक मेडिसिन आपको ठीक कर सकती है अंटिल आप खुद ठीक होना चाहते हैं। मैं हमेशा लोगों को ये बोलती हूँ कि ये मत समझें कि आप सेशन में आ रहे हैं तो आपका सब कुछ आप निकलेंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बट जो भी ये चीज़ें आपको ज़रूर हेल्प ज़रूर करती हैं, और ये इस तरह करती हैं आपको हेल्प कि जैसे कि आपने ज़्यादातर अगर जब भी आपको कोई बीमारी होती है, वो क्यों होती है? आपको आप स्ट्रेस में होते हैं, राइट? स्ट्रेस की वजह से आपका, एंड नॉट द स्ट्रेस कि आपका काम बहुत है, नींद पूरी नहीं हुई, ब्ला ब्ला, बट इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी वो काम नहीं कर पा रही, स्ट्रेस में आपकी बॉडी जिसकी वजह से आपका कोई बॉडी पार्ट सही से काम नहीं करता। इसी तरह ये बोल्स क्या करते हैं कि हमारी बॉडी जो होती है वो भी एक वाइब्रेशन ही है, राइट? जो भी चीज़ है वो एक वाइब्रेशन होती है हर चीज़ के अंदर, एवरी लिविंग मैटर हैज अ वाइब्रेशन इन इट।
इसी तरह ये बोल्स जो है, जो हमारी बॉडी जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही होती है उसके साथ ये अलाइन करती है अपने आप को। और अच्छा रमशा, जिसकी मैं वजह चाहूंगी से- कि हमारे जितने भी देखने वाले ऑडियंस है, समहाउ हम सब लोग एक डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, क्योंकि हमारे आसपास जो आजकल सूरत हाल है, कोरोना के केसेस जो इतने बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसी टाइम में अगर हम डिप्रेशन में चले जाएंगे तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा फाइट करना। बिल्कुल। तो हम चाहेंगे कि आप हम भी जो सिंगिंग बोल है, हम भी जरा इसकी एक आवाज़ सुने, ताकि हम भी थोड़ा सा पुरसकून हो और हमारे देखने वाले भी थोड़े पुरसकून हो। बिल्कुल। तो मेरे पास अभी पूरा सेट तो नहीं है अभी फिलहाल, बट मैं अपने पास एक बोल है, अगर मैं आप थोड़ा सा इसको करके दिखाऊं तो जब इसको मैं स्ट्राइक करती हूँ तो इसमें से जो आवाज़ आप देखिएगा कि काफ़ी वो रेजोनेट करती है, वो ख़त्म नहीं हो जाती। और इसकी जो वाइब्रेशन है वो आपको अभी तो शायद महसूस हो या ना हो, पर अगर आप मेरे सामने अगर वो लाइव हो तो आपको एक्चुअली इसकी वाइब्रेशन जो है पूरी अपनी बॉडी में महसूस होती है। ये जो आवाज़ आ रही है समहाउ, ये आवाज़ जो सम आ रही है, ये आवाज़ भी ऐसी है कि जब हम उसको सुनते हैं तो हमारी सोचने की सलाहियत को थोड़ी देर के लिए रोक देती है। इज इट सो? बिल्कुल। क्या ये ऐसे ही काम करती है? इसको ऐसे ही काम बिल्कुल, करना है? आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। एक्चुअली लोग यूजुअली मेरे सेशंस में ये बोलते हैं कि आते हैं और आके सो जाते हैं, लाइक 1.5 घंटा दे जस्ट स्लीप, एंड वो ये बोलते हैं कि हम लोगों को ये ब्रेक मिल गया जिसमें हम कंटिन्यूअसली, आजकल क्या होता है, इवन हम जब घर पे रिलैक्स भी कर रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, किसी से बात कर रहे होते हैं, हमारा फोन एक ऐसी चीज है जो हम हर वक्त यूज कर रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को वो ब्रेक कभी भी नहीं मिलता है जो हमें लगता है कि हम रिलैक्स करें, पर वो फोन यूज है, कुछ ना कुछ हमारी बॉडी कर रही होती है हमारे लिए। बोल्स की सिंगिंग बोल्स क्या करते हैं, आपको एक ब्रेक देते हैं जिसमें आप बेसिकली कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप सिर्फ जो है आपकी बोल जो है, आपको इसकी जो साउंड है वो आपको हील कर रही है एक तरीके से, और आपको एक ब्रेक मिल रहा है। तो लोग अक्सर यूजुअली आके सो जाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि हमें ऐसा मतलब दिमाग में थॉट्स आए, कुछ चीजें आए जो हम यूजुअली नहीं रियलाइज करते हैं क्योंकि हम इतने बिजी होते हैं पूरा दिन। सही, बहुत शुक्रिया जी। रमशा हमारे साथ थी, और यूजुअली तौर पे इसको नेपाल में और श्रीलंका में, भूटान में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है, और साउंड हीलिंग को बहुत ज़्यादा वो ऊंचा गर्दानते हैं। अच्छा, अब एक आप लोगों से गुजारिश है कि ऐसा ना हो कि आप लोग घर के बर्तन उठाएं और घर के बर्तनों को बजाना शुरू कर दें, क्योंकि वो साउंड हीलिंग नहीं होंगे। आई वॉज अबाउट टू डू दिस, बट वो शोर होगा। हाँ, वो शोर होगा। इस पे हम आई वुड लाइक टू टॉक जस्ट वन पॉइंट, लेकिन उससे पहले एक खबर आ रही कराची से। इलाका नाजमाबाद, यहाँ शहरी को घर के बाहर फ़ोन पर बात करना बहुत महंगा पड़ गया है। मुलजिमान ने असलहे के जोर पर शहरी से मोबाइल फ़ोन, नकदी सब छीन ली, मोटरसाइकिल की चाबी भी साथ ले गए। बिल्कुल जी, इसी वाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं। नज़ीर, ये आजकल हम फिर से देख रहे हैं कि स्ट्रीट क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और अब एक नया वाक़या सामने आ गया है। स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। इस पे कुछ शहरी भी अगर एहतियात करें तो बच सके। इसमें देखा जा सकता है कि नाजमाबाद का इलाका है, शहरी जब अपनी मोटरसाइकिल पर आकर जैसे ही बैठा तो उसको एक फोन आ गया, उसने फोन सुनने में काफी टाइम लगा दिया। इसी दौरान मुलजिमान पहुंचे जिन्होंने बिल्कुल भी वक्त नहीं लगाया और 10 सेकंड के अंदर उससे पहले मोबाइल फोन छीना, उसके बाद उससे पर्स लिया और जाते जाते उसकी मोटरसाइकिल की चाबी भी निकाल गए ताकि वो उनके पीछे ना आ सके। और सीसीटीवी फुटेज में मुलजिमान को देखा जा सके, उन्होंने अपने चेहरे भी नहीं ढके हुए और आराम से उन्होंने असले के तौर पर लूट मार की और फरार हो गए। जी सही, बहुत शुक्रिया जी। नज़ीर शाह हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स फिर से बढ़ने लग गए हैं, लोग दिन दहाड़े भी अपने घरों के बाहर लुट रहे हैं। और अभी तो जो आपने मनाजिर देखे, ये शहरी अपने घर के बाहर ही मौजूद था, उसने अभी आपने बाइक आके रोकी है, फ़ोन पे बात कर रहा था, कितने में 2 और बाइक सवार आए हैं और उन्होंने उसका मोबाइल भी छीन लिया, साथ में उसकी बाइक की चाबी भी ले ली ताकि वो साथ में उनको फॉलो ना करें। और मतलब चेहरा वैसे भी नहीं छुपाया हुआ। और इससे कहीं ज़्यादा खौफनाक जो चीज़ है वो आजकल कोरोना वायरस आई हुई है, तो कोरोना से बचने के लिए भी उन्होंने जो फेस मास्क नहीं लगाया हुआ। एब्सोल्युटली, पुलिस की पकड़ में आए ना आए तो ये कोरोना की पकड़ में तो आ जाएंगे। खैर, तो हम ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक से पहले, जब इस सेगमेंट से पहले बात कर रहे थे हीलिंग, तो लेट्स ट्राई। ये आप ये नहीं, हाँ, ये आप शोर करें। अब ये अब आप गाना गा रहे, मुझे गाने का भी पता चल गया। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाने कहीं मत जाइएगा, ये मुझे पता सॉन्ग कौन थोड़ा तो हो रहा है यार।
वेलकम बैक। और मदिया, आई गेस आप ब्लैक कॉफ़ी पी रही हैं तो आपको चीनी ज़्यादा पसंद नहीं है, राइट? मुझे चीनी ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं चीनी वाली चाय पी रहा हूँ। लेकिन कुछ लोगों को ये चीनी बहुत कड़वी पड़ने वाली है। शुगर कमीशन की भी हम आगे चल के बात करेंगे। इसके अलावा कोरोना के हवाले से कुछ जॉब कट्स के मामलात हैं, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। और होला एंड ग्रासियास, किसी ने स्पेनिश में गाना लिखा है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले टॉप स्टोरीज में नजर डालते हैं कि टॉप स्टोरीज क्या हैं। ग्रासियस। और इसके हवाले से भी हम बात करेंगे कि न्यूजीलैंड में बिल्कुल भी केसेस नहीं। लेकिन उससे पहले गुज़िश्ता रात जो कराची में सूरत हाल पेश आई थी, लियारी का इलाका खड्डा मार्केट, और यहाँ पर इमारत गिरी थी। मनाजिर अब ARY न्यूज़ को मौसूल हुए हैं, ये भी हम आपको दिखाएंगे। कुछ अफराद भी मलबे के तले दबे होने की इत्तलात है, और ये उस वक्त के मनाजिर है जिस वक्त ये इमारत गिर रही थी। बिल्कुल, और जो कमज़ोर दिल हजरात हैं वो ये मनाजिर ना देखें। ये उस वक्त के मनाजिर हैं जब ये 5 मंजिला इमारत जो कि कराची के इलाके लियारी के खड्डा मार्केट में थी, ये ज़मीन बोस हुई थी। और काफ़ी नुकसान इस इमारत के ज़मीन बोस होने का हुआ। ये इमारत ना सिर्फ खुद गिरी बल्कि इसके गिरने के साथ ही जिस इमारत के बिल्कुल साथ दूसरी इमारत थी जो कि 2 मंजिला इमारत थी, वो भी ज़मीन बोस हो गई है। बहुत सारे लोग अभी तक इस इमारत में फंसे हुए हैं, बहुत सारे लोगों को निकाला जा चुका है। हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। नज़ीर, अब ये एक फुटेज सामने आई है, जो वीडियो सामने आई है, उसमें हम ये देख सकते हैं कि जब ये एग्जैक्टली इमारत गिरी थी तो क्या अफरा तफरी फैली हुई थी यहाँ पे? आज बोलते थे गुज़श्ता रोज जब 5 मंजिला इमारत गिरी, उसके बाद वो 3 मंजिला इमारत को गिराती हुई जमीन बोस हो गई थी। ये उस वक्त का वाक़या है। और जिस वक्त इमारत झुकी थी, ये उस वक्त तमाम इलाका मकीन मुतासरा इमारत की जानिब देख रहे थे, और एक खातून अपने मोबाइल से वीडियो बना रही थी। खातून के साथ एक छोटी बच्ची भी मौजूद है। और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि अचानक से वो इमारत गिरी है और लोग बदहवास होकर इमारत की दूसरी जानिब मुखालिफ से भागे हैं। और भागते वक्त ये जो खातून है मुसलसल कलमा तैयबा का विर्द भी कर रही हैं। और उसके साथ साथ देखा जा सकता है कि लोग मुसलसल गली से भागते जा रहे हैं। इसी भगदड़ के दौरान कई लोग वैसे भी जख्मी हुए थे। और इस वक्त देखा जा सकता है कि गली के दूसरे कॉर्नर पर जब इमारत गिरी तो उसका जो मलबा, जो मिट्टी है, धूल मिट्टी, वो कितनी प्रेशर के साथ गली की दूसरी जानिब जिस जानिब लोग भाग रहे हैं उस जानिब इस तरह का वाक़या। बिल्कुल ऐसे ही बड़े ऐसे मनासिर हैं जो कि देखे नहीं जा रहे, जिसमें हम बच्चों को भागते हुए यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे गर्द और गुबार उस इमारत के मुनद्दिम होने से जो हुआ वो भी हम देख रहे हैं। कितने लोग अभी ऐसे हैं जो कि मजीद फंसे हुए हैं इस इमारत से, जिनको अभी तक निकाला नहीं जा सका? देखें, पाक फौज, रेंजर्स, पुलिस और उन तमाम की जानिब से मुसलसल रेस्क्यू का अमल जारी है। और पुलिस की जानिब से तो इंस्टेंट रिस्पांस दिया गया था। 1-5 मददगार पुलिस 5 मिनट के अंदर पहुंची थी इस इमारत, जब झुकी थी, जब गिरी भी नहीं थी। और उसमें बताया जा रहा है 1-5 के 2 जवान भी उसमें इन्हीं इमारत के मकीनों के साथ जख्मी हो गए थे जब वो लोगों को रेस्क्यू कर रहे थे। तो कल हमारे जितने भी इदारे हैं उनकी जानिब से भी इंस्टेंट रिस्पॉन्स सामने आया है। लेकिन ज़्यादातर मसले मसाइल आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कितना हजूम जमा है। तो रेस्क्यू इदारों को सबसे ज्यादा जो मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है, ऐसे हजूम की वजह से करना पड़ता है। और इसमें भी देखा जा सकता है कि सब लोग वीडियो बना रहे थे और वही उनकी जान के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता था। और देखा जा सकता है कि कैसा मामला गुज़श्ता रात भी पेश आया। सही, ये नहायत ही अफसोसनाक एटीट्यूड है जो लोगों के सामने, लोगों की तरफ से सामने आता है। बहुत शुक्रिया नज़ीर शाह, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। हम वीडियो में भी देख सकते हैं कि जब ये इमारत गिरी तो किस तरीके से वहाँ गर्दो गुबार हो रही थी, लोग किस तरीके से अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग रहे थे। और जब वहाँ पर फौज के जवान वहाँ पर मौजूद थे, जब वहाँ पर रेंजर्स के जवान वहाँ पर थे और काम कर रहे थे, लोग अपनी मदद काम इमदादी कार्रवाइयाँ जारी थी। तो जो सबसे ज़्यादा मुश्किलात पैदा हुई जब लोग वहाँ पर सिर्फ वीडियो बनाने की गर्ज से खड़े रहे, हमारी तरह से तमाशाई बनाने की गर्ज से खड़े, जिसकी वजह से जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं वो काफ़ी डिले का शिकार हुई यहाँ पर। एब्सोल्युटली। और यही होता है कि एक तो गलियाँ पतली, ऊपर से लोगों का हजूम, रेस्क्यूदारों को बहुत मुश्किल दरपेश होती है। लोगों को ऐसे मौके पर जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। एक और अहम मामला, कोरोना वायरस तो है ही एक बहुत ही ख़राब सूरत हाल, लेकिन इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डेंटिंग है मईशत पे। बहरान है, इसके बायस मुल्क में बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी फैलने का खदशा है। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक मुल्क में 30 लाख अफराद, आप लोग फिर से सुन लें, 30 लाख अफराद बेरोज़गार हो सकते हैं। सेनेट में तहरीरी जवाब में बताया है वज़ारत ख़जाना ने कि आपका सनती शोबा है तो वहाँ 10 लाख और सर्विसेज खिदमात के शोबे के 20 लाख अफराद बेरोज़गार हो सकते हैं। जबकि गुर्बत की जो शरह है वो 24.3% से बढ़कर 33.5
5% हो जाएगी। बिल्कुल जी, और बहरान से पहले जीडीपी ग्रोथ का तखमीना 3.24% था। बैरून मुल्क काम करने वाले मजदूरों की तरसीलात में $2 अरब की कमी हुई है। कोरोना वायरस के बहरान की वजह से बजट खसारा 9.4% तक जो है ये भी बढ़ जाएगा। ये अखज़ किया जा रहा है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में बेरोज़गारी मजीद बढ़ेगी। और इसी वाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मुआशी माहिर उमूर मुज़म्मिल असलम। मुज़म्मिल, वेलकम टू बाखबर सवेरा। मुज़म्मिल, ये बताएगा कि जो अभी स्टैटिस्टिक्स हमने शेयर की हैं, क्या ये स्टैटिस्टिक्स इतनी ही होंगी, इतने ही लोग बेरोजगार होंगे, या फिर चांसेस इससे भी कहीं ज़्यादा हैं बढ़ने के? देखें, बात यह है कि पाकिस्तान की मजमूई तौर पे जो लेबर फोर्स है वो है 6 करोड़ के लगभग लोग, यानी कि 6 करोड़ के लोग लगभग रोजाना जो है काम पे जाते हैं। उसमें डेली वेजेस भी हैं, उसमें जो है रोजाना के काम करने वाले भी हैं, जॉब्स वाले भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं। ये जो तखमीना दे रहे हैं 20 लाख जो है खिदमात के शोबे सर्विस सेक्टर से जो है फारिग होंगे। अब खिदमात के शोबे कौन से होते हैं? जैसे आपका एयरवाई न्यूज चैनल हो गया, बैंक्स हो गए, मोबाइल कंपनीज हो गई, ठीक है। तो ये खिदमात के शोबे में कह रहे हैं, और 10 लाख लोग कह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से फारिग हो। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ये जितने कारखाने होते हैं, जैसे टेक्सटाइल मिल हो गई, शुगर केन मिल हो गई, तमाम फैक्ट्रीज जो इतने अरसे से बंद पड़ी हुई हैं। जी, क्या कह रही हैं? जो फैक्ट्रीज जो बहुत अरसे से बंद पड़ी रही। जी। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि जो खिदमात के शोबे में जो लोग हैं वो दो वजूहात से जो है फारिग होंगे नौकरी से। एक तो वजह है कि जो मुल्क में क्राइसिस है और जो है कामकाज नहीं है, और ये जो कोविड की वजह से बिजनेस डिफॉल्ट होंगे। एक वजह यह है कि एफिशिएंसी, अभी जैसे मैं भी आप लोगों के साथ घर से बैठ के जो है अपने लैपटॉप से बैठ के काम कर रहा हूँ। अब आप ये सोचेंगे, जब भी आपकी बाखबर सवेरा की टीम मेरे पास आती थी, 7-8 लोग आते थे, आपकी डीएसएनजी आती थी, कैमरामैन अलग आता था। जी। तो इसी तरीके से अब ऑफिस में भी जब ये कोविड आया और वर्क फ्रॉम होम हुआ, तो बहुत सारे बिजनेसेस को ये रियलाइज हुआ कि जो काम हम 4 लोगों से ले सकते थे, हम वो 16 लोगों से ले रहे थे, और वो जो है ज्यादा अच्छे तरीके से कंट्रोल हो रहा था। तो एक तो ये कि ये टेक्नोलॉजी जो है लोगों की नौकरियों को खा लेगा, और दूसरा ये कि कारोबार वैसे ही मईशत जो है डूब रही है, तो वो मईशत कोरोना की वजह से जो डूबी है उसकी वजह से जो है खिदमत, तो ये तो परमानेंट लॉस होगा। जो मैं समझता हूँ कि जो कारखाने में जो नौकरियां वो जो लोगों की सब फारिग हुई हैं, जैसे जैसे इकोनॉमी रिकवर करेगी, वर्ल्ड इकोनॉमी खुलना शुरू होगी, इनकी जॉब्स वापस फिर भी रिवाइव हो सकती हैं। तो एक न्यू, जिसे कहते हैं कि रिजीम होगा, न्यू एरा होगा कि किस तरीके से जो है लोगों को अपने आप को नई जॉब मार्केट में एब्जॉर्ब करवाना होगा। अब जो मैं जिस टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, जिसकी वजह से लोग फारिग होंगे, यही टेक्नोलॉजी हमें जो है, पहले एक हम नौकरी करते थे, एक कारोबार करने की भी अपॉर्चुनिटी दे सकता है। Okay. जैसे फेसबुक है, फेसबुक में अभी ने ऐलान किया था कि वो वर्चुअल मार्केट्स बना रहे हैं। एक आम आदमी, मैं वर्चुअल मार्केट को 1 मिनट के लिए बता देता हूँ कि जैसे एक हमारे हम किसी दुकान में जाते हैं, कपड़े की या जनरल स्टोर की या किसी की, पहले हम फेसबुक से, पहले हम ऑनलाइन अगर कोई चीज खरीदते थे तो वो उसकी जो है तस्वीर लगी होती थी और उसकी कीमत लगी होती थी। अब आप अपनी पूरी दुकान, उसका डिस्प्ले बना सकते हैं। ये फेसबुक इस पे काम कर रहा है। तो आप अपने घर बैठे बैठे एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर जिसकी शेल्फिंग दिखाएंगे, और कोई अगर आपका कस्टमर आ रहा है तो वो उस दुकान के अंदर घूम रहे हैं, और जैसे आप किसी सुपरमार्केट में जाते हैं, जैसे चाय की पत्ती उठाते हैं, दूध उठाते हैं, तो उसी तरीके से आप वो उधर भी कर रहे होंगे। तो एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आ रहा है, और ये मैं समझता हूँ कि लोग वक्ती तौर पे जरूर बेरोजगार होंगे, लेकिन इससे ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी। मुज़म्मिल साहब, यही अब लोगों के जहन में भी सवाल होगा कि वक्ती तौर पे कितना वक्त, बिकॉज जो हमारी एक्सपेक्टेड जीडीपी थी ऑब्वियसली वो भी जाएगी। राइट बिफोर बजट ये तमाम तर सूरत हाल हो रही है, उससे भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। डेफिसिट में हमेशा होता है, और इस बार तो बहुत ज़्यादा डेफिसिट में होगा। लोग कह भी जगह कि भाई ये बजट तो कोरोना बजट है। तो कितना वक्त लगेगा इस सारी चीज़ों से बाहर निकलने में, और क्या जो दीगर इकोनॉमीज़ हैं दुनिया की वो भी इसी तरह सफ़र कर रही हैं, या फिर ये सिर्फ हमारे जैसे ममालिक के लिए ही है? देखें, इंडिया में लगभग 10 करोड़ लोग फारिग होंगे, हमारे तो 30 लाख की बात हो रही है। अमेरिका में 4 करोड़ लोगों ने जो है ऑलरेडी जो है अपना जॉबलेस क्लेम फाइल किया है। तो ये पूरी दुनिया में इस वक्त एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं, नौकरी का बहरान है। मैं समझता हूँ कि हमारा नौकरी का बहरान शायद इन ममालिक के मुकाबले में जल्दी रिकवर हो जाएगा, क्योंकि हमारी दफ्तरी नौकरियां आज भी बहुत कम है, डेली वेजेस बहुत ज्यादा है। जो रोजाना जाता है, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है, फैक्ट्रियों में
ठेकों पे काम करते हैं इस तरीके से। तो मैन्युफैक्चरिंग और हमारी इकोनॉमी जो है रिलेटिवली क्लोज इकोनॉमी है दुनिया के मुकाबले में। जैसे हमारी इकोनॉमी टूरिज्म पे डिपेंड नहीं करती। अगर आप दुबई चले जाएं, सिंगापुर चले जाएं, इटली चले जाएं, वहाँ पे बहुत सारे लोग रेंट अ कार की बिजनेस से एसोसिएटेड है, होटल्स की बिजनेस से एसोसिएटेड है। तो हमारी अगर दुनिया ने 1 साल में रिकवर होना है तो हम 6-8 महीने में रिकवर हो जाएंगे। और दूसरी बात ये कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी मईशत में जो सबसे ज्यादा लेबर फोर्स एब्जॉर्ब होती है वो होती है एग्रीकल्चर सेक्टर में। जी। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इस कोविड से इफेक्ट नहीं हुआ, बल्कि उसकी डिमांड और वैल्यू और बढ़ चुकी हुई है। अब ये बजट जैसे आपने कहा कि इसमें आ रहे हैं तो हम जो है एग्रीकल्चर पे फोकस करें, एक्सपोर्ट्स पे फोकस करें और कंस्ट्रक्शन पे। अगर ये 3 चीजों पे फोकस करेंगे तो हमारे मुल्क में बेरोजगारी नहीं रहेगी। अच्छा मुज़म्मिल, एक और चीज़, जैसे भी आपने बोला कि जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत सारे लोगों की जॉब्स खा जाएगी, लेकिन साथ में आपने अपॉर्चुनिटीज़ की भी बात की। टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए तो ह्यूमन ब्रेन की ज़रूरत होती है। सो यहाँ बताएं कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर मौके अच्छे खासे पैदा हो सकते हैं लोगों के लिए। देखिए, बात यह है कि मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो मैं अपने घर से स्टार्ट कर देता हूँ। मेरी वाइफ ने एक फूड बिजनेस शुरू किया था लास्ट ईयर ईद पे, और उसकी जो प्लेटफॉर्म थी जहाँ से वो चीज़ें बेचती थी वो थी फेसबुक और व्हाट्सएप। 1 साल में जो है माशाल्लाह शी हैज ग्रोन अ बिग बिजनेस। इट्स अ होम बेस्ड फूड बिजनेस। अब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, हालांकि इतनी जरूरत नहीं थी, बट शी थिंक कि मैं लेट्स ट्राई, और वो जो है एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमेन हो गई घर से बैठ के। और बल्कि ये कोविड के दिनों में जब हम कमा नहीं रहे थे तो वो हजारों रुपए रोज के उसके पास फूड बिजनेस में कमाते थे। ठीक है, नाउ इट्स अ टाइम कि हम वी शुड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, और जितने आउट ऑफ द बॉक्स आप आइडिया सोचेंगे घर बैठ के जो इम्प्लीमेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू होंगे तो वो जरूर कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया जी मुज़म्मिल इस्लाम हमारे साथ मौजूद। एब्सोल्युटली, एंड समवन मेक्स गुड स्टेक, तो शायद आप भी सोच रही होंगी कि ऑनलाइन कुछ इस तरह का करें। खैर, एक अहम डेवलपमेंट आ रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास कल दोपहर 12 बजे जो है वो तलब कर लिया है। इसी वाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे कादिर हमारे साथ मौजूद हैं। जी कादिर, मजीद क्या अपडेट्स हैं, मजीद क्या तफसीलात हैं? देखिए, काबीना का 8 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। कल अहम इजलास होने जा रहा है वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत, जिसमें आइंदा माली साल के बजट की तैयारियों पर एक तो ब्रीफिंग दी जाएगी। इसके साथ साथ काबीना मुल्की सियासी, मुआशी और कोरोना की जो वबाई सूरत हाल है इसका जायजा लेगी। इसके साथ साथ गुज़िश्ता रोज़ होने वाले जो चीनी बहरान से मुतालिक फैसले हैं उन पर अमल दरामद के हवाले से भी बातचीत होगी। और 3 जून को पाकिस्तान स्टील मिल्स के जो मुलाजमीन को फारिग करने के हवाले से सिफारिश की गई है उसका हतमी फैसला किया जाएगा कि 9350 के करीब जो मुलाजमीन हैं उनको बरतरफ किया जाएगा या मुलाजमत बरकरार रखी जाएगी। वफाकी काबीना मुख्तलिफ इदारों में सरबराहान की तकर्री की भी मंजूरी देगी और बोर्ड ऑफ सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इलेक्शन की नामजदगी की भी मंजूरी दी जाएगी। सही, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर आपका में कि आपने तफसीलात से आगाह किया। और एक बार फिर से हम ज़रा बात कर लेते हैं कोरोना के हवाले से। फैसल, हर कोई अपने हवाले से एक तो टोटका भी आपको दे रहा है कोरोना पे, और उसके अलावा हर कोई मुख्तलिफ किस्म की इसके सिम्टम्स ही बता रहा है कि नहीं जी ये होगा तो इसका मतलब आपको कोरोना है। और बहुत सारे लोग, यही वजह है कि कोरोना की बजाय, क्योंकि अगर आपको बुखार बार बार रह रहा है, आपका जिस्म पेन की वजह से टूट रहा है, तो बजाय ये कि लोग अपना कोरोना का टेस्ट करवाएं, लोग अब जाके अपना टाइफाइड का टेस्ट करवा रहे हैं। एब्सोल्युटली, तो अब हम इतना पैदा हो रहा है, कई केसेस में कोरोना और टाइफाइड के जो मरीज़ हैं उनकी मिलती जुलती अलामात के बायस डॉक्टर जो है मरीज़ों के टाइफाइड टेस्ट अब करवाना शुरू हो गए हैं। माहिरीन का लेकिन ये मानना है कि उन्हें टाइफाइड के बजाय कोरोना के टेस्ट करवाने चाहिए ताकि मरीजों में दोनों बीमारियों से मुतालिक जो तजब्जुब है कम से कम वो तो ख़त्म हो। बिल्कुल फैसल, और कई मरीजों को बुखार, जिस्म दर्द, पेट की खराबी का मसला दरपेश है और उन्हें टाइफाइड का टेस्ट कराने को कहा जा रहा है। टाइफाइड के लिए कई दिहाइयों से होने वाले जो टेस्ट हैं वो तरक्की याफ्ता ममालिक में तो नहीं किए जाते, क्योंकि सेहत के माहिरीन ये समझते हैं कि इससे टाइफाइड की जो दुरुस्त तशखीस है वो नहीं हो रही। मतलब कौन कौन सी अलामात ऐसी हैं जिससे आपको मालूम होता है कि ये टाइफाइड है, ये नॉर्मल बुखार है, ये वायरल बुखार है, या ये कोविड-19 की वजह से, कॉन्ट्रैक्ट कर जाने की वजह से आपको बुखार हुआ है? मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें सामने आ रहे हैं। अवाम ऐसे हैं, वो कहते हैं ना जितने मुंह उतनी बातें। सो हम इस हवाले से कोशिश करेंगे कि डॉक्टर सैफुल्लाह जो हैं उनसे हम बात कर सकें। वो जब ज्वाइन करके पूछेंगे कि एग्जैक्टली
क्या ऐसी बात है और क्यों लोग जो हैं वो टाइफाइड को और वो जो कोविड-19 को आपस में कंफ्यूज कर रहे हैं? और ये बेसिक जो इंफॉर्मेशन है उसकी कमी है, लैक ऑफ। एक तो वैसे ही हमारे यहाँ जो मेडिकल या फिर इन चीज़ों की तरफ हमारा जो नेशनल एटीट्यूड है बहुत ही ज़्यादा कम है। हम इसको बहुत नॉन सीरियस लेते हैं। अगर किसी को नज़ला खांसी तो कहता है नहीं जी, और वो डॉक्टर के पास चला जाता है तो वो पूरे ख़ानदान में एक तज़ीक़ का सामना करना पड़ता है। लो इतने से बुखार में डॉक्टर के पास चले गए, लेकिन बहुत ज़रूरी प्लीज़। हाँ, ये बहुत नाजुक है। हमने फैसल अपने आसपास ऐसे इतने वाक़यात देखे हैं जहाँ पे लोगों को गले में दर्द थी, लोगों को बुखार था, बट समहाउ लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे थे। और जब उसके बाद जब उनको रियलाइज़ हुआ कि उनकी तबीयत इतनी ख़राब हुई है तो वो तो बहुत लेट हो चुके हुए थे। इसलिए जो आजकल हालात चल रहे हैं, अपनी सेहत को मलूज़े खातिर रखते हुए, खुदा न खासा अगर आपको बुखार हो, आपके गले में दर्द हो, आपको खांसी हो, तो अपना टेस्ट जो है वो ज़रूर करवाएं, क्योंकि क्या पता कि बरवक्त टेस्ट जो है वो आपकी ज़िंदगी बचाने में यकीनन कामयाब होगा। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। डॉक्टर सैफुल्लाह मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू बाखबर सवेरा। सबसे पहले बताइएगा कि ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से लोग टाइफाइड और कोविड-19 में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, और बजाय कि कोविड का टेस्ट करवाएं टाइफाइड का टेस्ट करवा लेते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। ये दोनों बीमारियों के जो सिम्टम्स हैं वो एक जैसे होते हैं। दोनों में बुखार होता है, दोनों में जिस्म टूटता है, और कोविड में बाज़ दफ़ा आपका पेट भी ख़राब हो सकता है। और आजकल कोविड इतना फैला हुआ है जिसकी वजह से हमें पहले कोविड का टेस्ट, इन अलामात में किसी भी मरीज़ को बुखार हो पहले कोविड का टेस्ट कराना चाहिए, और उसके बाद जो है हमें टाइफाइड या किसी और बीमारी के बारे में सोचना चाहिए। सही। अच्छा, ये भी एक इसमें इशू है डॉक्टर सैफ के मस्बत भी आए तो क्या दोबारा कोरोना का टेस्ट ज़रूरी है? बिकॉज एक बार आपने पॉजिटिव कर लिया, बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि जी अब एक बार हो गया तो इट्स डन एंड डस्टेड, अब दोबारा उसको कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुख्तलिफ ममालिक में हमने ये ट्रेंड भी देखा है कि एक बार हो गया, वुहान में ही एक बार हो गया तो दोबारा उनको जो है वो पॉजिटिव आए। There is about a 10% चांस, 10% लोगों में ये कोरोना जो है वो आफ्टर आपका टेस्ट पॉजिटिव आए, फिर नेगेटिव आए, फिर उसके कुछ अरसे बाद, 1 महीने बाद वो फिर पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि ये आपके इम्यून सेल्स में रिजाइड कर जाता है वायरस, और वो रीएक्टिवेट हो जाता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि वो ऐसी कौन कौन सी अलामात हैं कि आपको फ़ौरन अलार्म हो जाना चाहिए कि भी अब मुझे अपने कोविड-19 के टेस्ट करवाना है और मुझे फ़ौरी खुद को आइसोलेट कर लेना चाहिए? अगर आपको ड्राई कॉफ हो और आपको बुखार हो, 101 102 सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट का बुखार हो, और आपकी सेंस ऑफ स्मेल ख़राब हो या आपका पेट ख़राब हो, इन सूरत हाल में आपको अपना फौरी कोविड टेस्ट करा लेना चाहिए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ में ये भी कहिएगा, हमने देखा है कि अक्सर मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज़ के जो टेस्ट हैं वो भी वेरी कर रहे होते हैं। आप एक लेबॉर्ट्री से जाके टेस्ट करवाएं, आपका टेस्ट नेगेटिव आता है, लेकिन आपको बुखार रहता है। आप दूसरी लेबॉर्ट्री से जाके टेस्ट करवाएं, आपका फिर नेगेटिव आता है, लेकिन जब आप तीसरी लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाने जाते हैं तो फिर आपका पॉजिटिव आ जाता है। इस तमाम तर सूरत हाल में जो पेशेंट्स हैं, जो लोग हैं, वो काफ़ी सारा परेशान हो गए हैं। जो कोविड का टेस्ट है वो RT-PCR या रियल टाइम PCR से होता है, और उसकी जो सेंसिटिविटी है वो 70% है, जो आपके नेज़ोफेरेंजियल स्वाब्स होते हैं। जी जी। क्योंकि ये 70% ऑफ द टाइम एक्यूरेट आपको डायग्नोसिस देता है, देयर इज अ 30% चांस या 30% लोगों में ये नेगेटिव आ सकता है, और जो आप रिपीट टेस्ट कराएं तो वो पॉजिटिव होता है। इसलिए अमूमन कोविड के 2 टेस्ट कराए जाएं। अगर आपके 2 टेस्ट नेगेटिव आए तो दैट मीन्स आपको कोविड नहीं है, तो तीसरे टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। 2 टेस्ट आई थिंक इज सफिशिएंट। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ऑब्वियसली इस पर काफ़ी बात कर चुके हैं। ऑब्वियसली अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, बट लोगों की ही मालूमात के लिए ये हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक अगर आप खुदा न खास्ता पॉजिटिव आते हैं तो जस्ट फॉर द टाइम बीइंग आप वो कौन सी मेडिसिन हैं जो यूज़ कर सकते हैं सो दैट टेम्पररी आराम मिले? जैसे आपने कहा ड्राई कफ है, बहुत से लोग कोई सिरप पी लेते हैं, बहुत से लोग कोई एंटीबायोटिक खा लेते हैं, तो बेस्ट क्या रहता है इन चीज़ों के लिए कि टेम्पररी रिलीफ बॉडी पेन से मिल जाए, टेम्पररी रिलीफ ड्राई कफ से मिल जाए? जी, आपके पास बहुत सारे जो है होम रेमेडीज़ हैं, जैसे कि हनी एंड वाटर आप ले सकते हैं फॉर अ कॉफ।
और जो विटामिन D3 सप्लीमेंटेशन है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल, क्योंकि वो आपकी इम्यूनिटी इनहेरेंटली इंक्रीज कर देती है और आपका जो वायरल लोड है कोविड में वो कम होता है, तो आपके सिम्टम्स बहुत माइल्ड से ही रहते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में जल्दी से आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। आपने बोला अगर आपके 2 टेस्ट नेगेटिव आए हैं तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये तो चले 1 महीने का हो गया, खुदा ना खास्ता, क्योंकि जब तक कोविड पाकिस्तान में है हर बंदा रिस्क पे ज़रूर है। सो आपको कितने अरसे बाद चाहिए कि अपना खुद टेस्ट करवा लें, क्योंकि बहुत सारे लोग एसिम्प्टोमेटिक भी हैं? जी, देयर इज कि यहाँ बहुत सारे लोगों को कोविड है और उनको कोई सिम्टम नहीं है, तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। नॉट एवरीबडी नीड्स अ टेस्ट बिकॉज हमारी टेस्ट फैसिलिटीज़ बहुत लिमिटेड हैं। हमें जो है अपने आप को सोशल डिस्टेंस रखना है ताकि हमारे चांसेस कम हो। वी शुड वेयर अ मास्क, मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है जब भी बाहर निकलें, क्योंकि उससे एरोसोल डिस्पर्शन जो एयर में होता है वो बहुत कम होता है, और जो कोविड का जो फैलाव है तो वो भी बहुत मुयस्सर एकदम इफेक्ट आता है। सही, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर सैफुल्लाह मीर हमारे साथ मौजूद थे। 2 चीज़ तस्करा किया, एक था कि आपने सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है और दूसरी चीज़ थी कि आपने मास्क पहनना है। लेकिन अभी हम आपको दिखाएंगे, हमें फरवरी से हम मुसलसल अवेयरनेस के हवाले से शो करें। हमने अपने शो के दिन बढ़ा लिए कि हमें आपको इस वक्त सर्व करना है, आपके हवाले से शोज़ करें ताकि घर बैठे आप तक मालूमात पहुँच सकें। लेकिन जनाब, कराची में जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी तो कराची के लोगों ने ये जो SOPs है कि सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं है और मास्क भी नहीं पहना हुआ लोगों ने, धज्जियां उड़ा दी लोगों ने जनाब। धज्जियां नहीं उड़ाई, इन्होंने पानी में बहा दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, कोरोना कर दरिया में डाल, कोरोना कर। बहुत से फैसला आपने ज़बरदस्त बात की। मंगू पीर में आप मनाजिर देख रहे हैं, ये मंगू पीर में हब डैम से निकलने वाली नहर में के मनाजिर हैं आप, जहाँ पर शहरियों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो खुद नहीं आई हुई, अपनी फैमिलीज को भी लेके आई हुई है। और जौक दर जौक कुछ लोग गाड़ी में आए हुए हैं, मोटरसाइकिल में आए हुए हैं, जिनके पास ये सहूलत नहीं है, उन्होंने रक्षा रोका है, बसों में आए हुए हैं, पिकनिक मना रहे हैं। क्या ही तशवीशनाक ये बात है कि ये हब नहर है, इसकी ट्रिब्यूटरीज है, हो सकता है कि आपके मेरे घरों में यही से पानी आ रहा हो। ये सूरत हाल है जहाँ पूरे कौम को हम कोशिश कर रहे हैं ये बावर कराने की कि मास्क पहन लें, दूर हो जाए। एक मोटरसाइकिल पे 3 अफराद हैं, जो पीछे रह गए उनको हाथ हिला के कह रहे हैं भाईजान इधर है नहर का पानी, इधर आ जाएं। तो ये हुआ है, लेकिन अब इनके साथ होना क्या चाहिए मदिया, इनके साथ वो अब दिखाते हैं। एग्जैक्टली, अब दिखाते हैं कि जब ये पुलिस यहाँ पे पहुंची है तो फिर पुलिस के हत्थे जो चढ़ा, पुलिस ने उसको मौके पर सजा। अच्छा, ये लोटियां भी आप देख रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पे जिन लोग पकड़े उनको लगाए, लेकिन मेरे ख्याल से सजा बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि इन लोगों को अपनी जान की परवाह तो है नहीं, लेकिन साथ में अपने घर वालों की भी जान की इनको परवाह नहीं है। इस सजा में एक अच्छी बात पता है मदिया क्या है, ये लोटियां लगा रहे सोशल डिस्टेंसिंग करा के, ठीक है, दूर करा के। वैसे लेकिन मुझे एक दाम पुलिस का अच्छा लगा कि जो उनको लोटियां भी लगवाई जा रही है वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लगवाई जा रही है, लेकिन इससे भी वायरस काफ़ी ज़्यादा फैल सकता है। कल भी हमने देखा कि जी गिजरी में भी बड़े अजीब मनाजिर थे जो कि परेशान कर देने वाले थे। कुछ अर्से पहले सदर के भी हमने मनाजिर आपके साथ शेयर किए थे, वहाँ पे क्या सूरत हाल है। और ये वो सिचुएशन थी जब लॉकडाउन लगा हुआ था, लेकिन लोग फिर भी घरों से ऐसे बाहर निकल रहे थे कि जी कोरोना कहाँ का, कोरोना कहाँ है। जो पहुंचे थे हब डैम उनके साथ ये हुआ। ब्रेक लेंगे, मजीद स्टोरीज फिर शामिल करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा। और एक डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करें। वज़ीर आला पंजाब ने कोरोना से मुतालिक हुकूमती हिदायत पर अमल यकीनी बनाने की हिदायत की है। हुकूमत ने शहरियों की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए SOPs भी जारी कर दिए हैं। उस्मान बुस्तार, SOPs पर अमल करना शहरियों की जिम्मेदारी है, उनका ये कहना है। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंतज़ामी इक़दामात से SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। किसी को खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं देंगे। SOPs की खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। इसी वाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे नईम हनीफ हमारे साथ मौजूद हैं। खैर हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया नईम से, लेकिन यह हमदिन खबर अभी हमने आपके साथ शेयर की कि वज़ीर आला पंजाब की कोरोना से मुतालिक हुकूमती हिदायत पर अमल यकीनी बनाने की हिदायत, और हुकूमत ने शहरियों की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए SOPs जारी किए हैं। साथ में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुस्तार साहब का ये भी कहना था कि SOPs पर अमल करना शहरियों की जिम्मेदारी होगी। इंतज़ामी इक़दामात से SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। और अब ज़रा हम PIA तैयार हादसे के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि आज इस हादसे को 15 रोज़ गुजर चुके हैं
और आज से जो रिहायशी इमारत थी उनकी बलाई मंजिल पर मौजूद इंजन और लैंडिंग गियर को उतारने का काम शुरू किया जाएगा और एक ही रोज़ में ये तमाम तर काम भी मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जितने भी नुकसानात हुए हैं उसका तखमीना लगाएगी। एब्सोल्युटली। दूसरी जानिब जो हादसे से मुतालिक सबसे बड़ी पेशरफ्त सामने ये आई है कि जो फ्रेंच माहिरीन थे हादसे में तबाह होने वाले PIA के तैयारे का ब्लैक बॉक्स और उस समेत तमाम रिकॉर्ड को डीकोड कर दिया है और ये डेटा पाकिस्तानी तहकीकाती कमेटी के हवाले कर दिया गया है। एयर कमोडोर अपनी तहकीकाती रिपोर्ट अहम शवाहिद से मुतालिक इब्तदाई जो रिपोर्ट है वो पेश करेंगे। दूसरी जानिब फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का तज्जिया भी कर लिया गया है और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से तहकीकात के लिए अहम मालूमात भी मिली हैं। तफ्तीशी टीम के साथ मुकम्मल ताउन भी किया जा रहा है। तो इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे जो इसको कवर करते हैं मोहम्मद सलाउद्दीन हमारे साथ। सलाउद्दीन, ये जो ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट रिकॉर्डर की जो डिकोडिंग की तहकीकात है कहाँ तक ये पहुँची है और ऑब्वियसली बहुत ही मददगार साबित होगी है? देखिए, सबसे बड़ी अहम पेशरफ्त ये है, सबसे बड़ी है कि ये जितना भी फ्रांस में इसका डिकोड का अमल मुकम्मल किया गया है। तहकीकाती कमेटी के सरबराह हैं एयर कमोडोर उस्मान गनी अहम शवाहिद लेकर गुज़िश्ता शब पेरिस से रास्ता फ्रैंकफर्ट होते हुए इस्लामाबाद पहुँचे हैं। तो इस तरह से फ्रांस से अहम शवाहिद तैयार हादसे के वो पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को डिकोड कर दिया गया है। खासी इससे तहकीकाती टीम को इसमें मदद मिली है और फ्रांसीसी टीम की जानिब से उन्हें तमाम शवाहिद उनके हवाले किए गए। तो इस तरह से एक तैयार हादसे की मतलब जो हम ये कहेंगे कि आखिरी तहकीक के जो अमल बाकी रह गया था उस तक हम पहुंच चुके हैं और ज़राए का ये कहना है कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से खासी मदद मिली है तहकीकाती इदारों को। उसमें तमाम शवाहिद सामने आ चुके हैं कि आया जो तैयारा हादसा था वो किन वजूहात की वजह से पेश आया है। चूँकि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जो इसमें डेटा होता है कप्तान के आधे घंटे की गुफ्तगू होती है तैयारे हादसे से पहले वो तमाम सुनाई गई हैं तहकीकाती कमेटी को। इस तरह से अहम शवाहिद पाकिस्तान पहुँचे और उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये जो तहकीकाती कमेटी अपनी रिपोर्ट एविएशन डिवीज़न को और वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। इस तरह से 22 जून को ये रिपोर्ट इब्तदाई रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाई जाएगी। तारीख में जब पहली मरतबा होगा वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया था कि जो भी हक़ाइक़ वो सामने लाए जाएंगे, जो भी इसके जिम्मेदार होगा उनका तयन करके उन्हें और सजा भी दी जाएगी। तो इस तरह से बड़ी अच्छी बात की कि जी 22 जून को ये पहली बार होगा पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि एक प्लेन क्रैश की जो इब्तदाई रिपोर्ट है वो पब्लिक की जाएगी लोगों के सामने। अच्छा, इसके बाद क्योंकि अभी बड़ी अहम पेशरफ्त भी हुई है, ये ब्लैक बॉक्स इसको डिकोड भी कर लिया, जो कम्युनिकेशन थी उसको भी सुना गया। तो इस हवाले से आप क्या मालूमात सामने आ रही है कि कितना टाइम स्पैन लगेगा और ये जो मुकम्मल तहकीकात हैं ये कितने टाइम में मुकम्मल हो जाएगी? देखिए, जब भी तैयारे हादसे होते हैं दुनिया भर में इसका एक टाइम फ्रेम होता है जो शवाहिद इकट्ठे होते हैं उसमें 6 महीने से लेकर 1 साल लग जाता है। लेकिन इब्तदाई रिपोर्ट इसलिए पहले आ जाती है जो तैयारी का कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है उसमें तमाम चीज़ें सामने आ जाती हैं। कप्तान, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और को पायलट के दरमियान जो भी गुफ्तगू हो रही होती है तैयारे हादसे से पहले वो तमाम एक जुज़ सामने आ जाता है कि आया ये इंसानी गलती थी या टेक्निकल वजूहात थी। तो इस पर खासी मदद मिलती है और वो अहम शवाहिद पाकिस्तान के पास आ चुके हैं। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को डिकोड कर दिया गया है फ्रांसीसी टीम ने। अहम शवाहिद पाकिस्तानी टीम के जो सरबराह थे जो फ्रांस गए हुए थे वो गुज़िश्ता शब पहुँचे हैं, वो अहम शवाहिद लेकर आए हैं। तो चंद रोज़ लगेंगे उस इब्तदाई रिपोर्ट तैयार होने में। जो पाकिस्तानी टीम के सरबराह हैं एयर कमोडोर उस्मान गनी, वो अपनी रिपोर्ट आइंदा चंद रोज़ में एविएशन डिवीज़न को पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात होगी, ज़राए का कहना है वज़ीर-ए-आज़म को भी रिपोर्ट पेश होगी। तो इस तरह से ये तारीख में पहली मरतबा जल्द ही इब्तदाई रिपोर्ट 22 जून को पब्लिक कर दी जाएगी। सही, बहुत शुक्रिया जी। हमारे नुमाइंदे सलाउद्दीन मौजूद थे। आज से 15 दिन पहले जो बदकिस्मत PIA का तैयारा PKA-203 जो कि एक हादसे का शिकार हुआ था जिसके नतीजे में 98 अफराद अब तक जाँ बहक हो गए हैं, इसकी जो इब्तदाई रिपोर्ट है ये इंशाल्लाह 22 जून को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान किसी भी प्लेन की जो तहकीकात होती हैं तो इब्तदाई रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी। एब्सोल्युटली। एक और अहम मामला कि जो सिचुएशन इस वक्त दुनिया
दुनिया भर में बन रही है। अमेरिका से एग्रीवेट हुआ जो शहरी थे जॉर्ज फ्लॉयड, उनकी पुलिस के हाथों तशद्दुद के बाद अमेरिका और हलाकत के खिलाफ अमेरिका भर में एहतजाज और रैलियों का सिलसिला भी जारी है। इस पे हम बात करेंगे। नुमाइंदे हमारे वहाँ मौजूद हैं, इम्तियाज़ जहाँज़ेब, उनसे बात करते हैं। जहाँज़ेब, अब काफ़ी अरसा हो चुका है इस एहतजाज को, तो क्या अभी तक ये जारी है एहतजाज? खबर सवेरा के लिए ख़ुसूसी तौर पर मैं इस वक्त यहाँ वाइट हाउस आया हूँ और वाइट हाउस के बाहर इस वक्त भी मुज़ाहिरीन काफ़ी तादाद में मौजूद हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा फ़र्क है। गुज़िश्ता एक हफ़्ते से मुज़ाहरे चल रहे हैं। हमने पुरतशद्दुद वाक़यात देखे। इसी जगह पर मुज़ाहिरीन पर रबड़ की गोलियां बरसाई गई, आंसू गैस बरसाए गए। यहाँ पर नेशनल गार्ड्स को लाया गया और अमेरिकी फ़ौज को भी यहाँ पर तैनात किया। FBI को हमने देखा। लेकिन आज जो है कदरे मुख्तलिफ सूरत हाल है। ये जो दीवार आप देख रहे हैं, ये वाइट हाउस के बिल्कुल बाहर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और ये रुकावट लगाई है, नई ग्रिल बनाई थी और हम यहाँ देख रहे हैं कि जो जितने भी बैनर्स हैं तो यहाँ पर लगाए हुए हैं। कल भी यहाँ पर हज़ारों लोग मौजूद थे। एक हफ्ते तक प्रोटेस्ट जारी रहे, लूट मार हंगामे भी हुए और उस पर सदर ट्रंप ने अफसोस का इज़हार किया और वो मुज़ाहिरीन से उलझते रहे। उन्होंने एक कहा जाए कि इश्तिआल दिलाने वाली ट्वीट्स भी की और अब लेकिन इन मुज़ाहरों में कहा जाए कि शिद्दत में कमी आ गई है और हंगामे और फसाद तो बिल्कुल भी नहीं हो रहे। जैसा कि आप देख सकते हैं सारे मुज़ाहिरीन जब आए सड़क बना के खड़े हैं और अपने मुतालबात पर बात कर रहे हैं, छोटी छोटी तकारीर कर रहे हैं और ये मुज़ाहरे आइंदा भी जारी रहेंगे। नेक्स्ट वीकेंड पे भी प्लान किए जा रहे हैं, लेकिन शिद्दत में कमी आ गई है और जो ये मुतालबात कर रहे हैं रिफॉर्म्स की, उस हवाले से तो अभी तक कोई अपडेट्स नहीं आई, कोई रिफॉर्म्स की बात नहीं हो रही। अलबत्ता जो पुलिस ऑफिसर मुलव्वस है इसमें डायरेक्ट चौवन, उनके ऊपर तो सेकंड डिग्री मर्डर के चार्जेस लगा दिए गए, जबकि 3 पुलिस एहलकार जो उसमें मौजूद थे उनको ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है। शुक्रिया जी। जहाँज़ेब हमारे नुमाइंदे इस वक्त वाशिंगटन DC में जो सूरत हाल है में से आगाह कर रहे थे। जब उनसे बात करें, अगर पाकिस्तान में वक्त हो रहा है 10:40 तो वाशिंगटन DC में इस वक्त रात के 1:40 हो रहे हैं और हमने देखा कि अभी भी लोगों की कई बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है। और ये सिर्फ अमेरिका में ही मुजाहरे नहीं हो रहे, अब ये यूरोप में भी जो है ये जो मुजाहरे हैं इसी हवाले से कि ब्लैक लाइव्स मैटर और उसके बाद एवरी लाइफ जो है वो मैटर्स, ऑल लाइव्स मैटर, इस हवाले से अभी कैंपेन शुरू हो चुकी है। एब्सोल्युटली। और चाहे बर्लिन हो या फिर लंदन हो, हर जगह मुजाहरे हो रहे। एक बहुत आम डेवलपमेंट, साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। अब हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस में भी ये तमाम तर चीज़ें आ रही है, लेकिन इस वक्त आपको आम खबर दे रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर-ए-आज़म, उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक घर में उन्होंने खुद को आइसोलेट भी कर लिया है। बिल्कुल जी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब ने बताया है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, इनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है और इसके साथ ही उन्होंने अपने आप को घर में आइसोलेट कर लिया है। एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लॉकडाउन के टाइम में हमने देखा क्योंकि बहुत सारे लोग घरों पे मौजूद थे तो फिर लोगों ने चाहा कि अपना इंटरेक्शन सोशल मीडिया के थ्रू बाकी लोगों से करें। हमने देखा इंस्टाग्राम पे लोग अब लाइव आने लग गए, इंस्टाग्राम पे लोग इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। जो बहुत सारे लोग जो कि टिकटॉक पे नहीं थे वो टिकटॉक पर आ गए हैं क्योंकि लोगों ने किसी ना किसी तरीके से अपना टाइम किल तो करना ही है, लेकिन इसको अच्छे तरीके से भी इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए, इस हवाले से गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवत ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से मुलाकात की और तस्वीर के साथ ये इतला भी सामने आई है कि उन्होंने टिकटॉकर्स को कोरोना वायरस से मुतालिक आगाही पैदा करने की अब जो जिम्मेदारी है वो सौंप दी है। एब्सोल्युटली। तर्जुमान गवर्नर हाउस के मुताबिक ये जो मुलाकात हुई थी उसमें सोशल मीडिया के दुरुस्त इस्तेमाल पर जोर दिया गया और कोरोना से बचाव के लिए भी आगाही मुहिम चलाने की हिदायत की गई थी। बिल्कुल जी। और इसी वाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ खुद टिकटॉकर सदफ आफ्ताब कमल आफ्ताब मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कमल एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। अच्छा कमल, आप उस टीम का हिस्सा थी जिन्होंने गवर्नर पंजाब से मुलाकात की थी जिस दिन बाकी तमाम तो टिकटॉकर्स गए थे। एग्जैक्टली एजेंडा वैसे क्या डिस्कस हुआ था उस दिन? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ पे मुझे बुलाया। तो वहाँ पे जो एजेंडा था वो यही था, अवेयरनेस के हवाले से एक छोटी सी एक कहते हैं मीटअप रखा गया था जहाँ पे तमाम टिकटॉकर्स को बुलाया गया था जिनकी फॉलोइंग काफ़ी अच्छी खासी है और उनको बताया गया था कुछ अवेयरनेस के बारे में कि किस तरह हम आम लोगों में या अपनी यंग जनरेशन में इस चीज़ को आगाही दे सकें।
सही। अच्छा कमल, ये कहिएगा कि किस तरीके से जो टिकटॉकर्स हैं वो अवेयरनेस दे सकते हैं, और क्या आपने अभी तक कोई वीडियो बनाई है कोरोना वायरस से अवेयरनेस के हवाले से? बहुत सारे लोग जिनको वीडियो बनाने नहीं आती थी उन्होंने भी वीडियो बनाई है, किसी ने हाथ धोने की वीडियो बना दी है, किसी ने मास्क पहनने की वीडियो बना दी। आपने कोई वीडियो बनाई टिकटॉक पर? जी मदीहा, पिछली वीडियोस हमारी आप जितनी भी देखेंगे, रमज़ान में हमने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं, तकरीबन अभी भी बना रहे हैं हम उनको, चाहे फ़नी तरीके से, चाहे पब्लिक सर्विस मैसेज वाले तरीके से, या किसी भी तरीके से हम टिकटॉक पर वीडियोस बना रहे हैं कोविड-19 के ऊपर पे, जहाँ पे हम सब कुछ बता रहे हैं कि किस तरह आपको एहतियात करनी चाहिए, किस तरह आपको घर से बाहर निकलते हुए मास्क पहनना चाहिए, और किस तरह आपको सारी तमाम SOPs का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा कवल, ऑब्वियसली जो टिकटॉक है वो दीगर सोशल प्लेटफॉर्म्स है उनसे थोड़ा मुख्तलिफ है, बहुत ज़्यादा तनकीद भी होती रही है इस पर, लेकिन अब लोग इससे ऑब्वियसली लाइक यू बहुत ज़्यादा फेम भी उन्होंने हासिल की है। तो ये वीडियो बनाते हुए व्हाट्स इन योर माइंड, क्योंकि जो बाकी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं दे टेंड टूवर्ड मोर सीरियसनेस, और टिकटॉक इज़ उसको नॉन सीरियस तो नहीं कहेंगे बट इट्स मोर ऑफ एंटरटेनिंग थिंग। तो कितना ज़रूरी हो जाता है कि एक ऐसी पेंडेमिक है उसको एंटरटेनमेंट के थ्रू लोगों तक उसकी अवेयरनेस पहुँचाई जाए? फैसल, मेरी बात सुने। सबसे पहले तो टिकटॉक पर ऐसा कुछ है ही नहीं कि आप सीरियस चीज़ें यहाँ पर बता नहीं सकते हैं, यहाँ पर पब्लिक सर्विस मैसेज नहीं बता सकते। सबसे पहले तो ये मैं सबको क्लियर कर दूँ कि टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम मुख्तलिफ तरीकों से लोगों में अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं, चाहे वो एक कोविड-19 की हो, चाहे वो किसी कहते हैं तकरीब की हो, चाहे वो किसी और चीज़ की हो, क्योंकि टिकटॉक पर हर किस्म के लोग हैं, सीरियस लोग हैं, क्योंकि अगर सीरियस लोग ना होते तो हमारी एक पिक्चर, एक वनर हाउस की पिक्चर पूरे पाकिस्तान में शोर ना मचा देती और आज मैं यहाँ ना बैठी होती और आपसे गुफ्तगू ना कर रही होती, क्योंकि टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर चीज़ को, हर डोज को भी सीरियस लिया जा रहा है। अच्छा, और आप बिल्कुल सही कह रही हैं, टिकटॉक की रीच जो है वो बहुत ज़्यादा है कवल, जिसको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, और शायद यही एक वजह थी कि टिकटॉकर्स को बुलाया गया है। अच्छा, मोस्टली जो टिकटॉक में होता है वो होता है कि एक तरह से जैसे डब स्मैश थी, आपको लिप सिंक करने होते हैं, तो क्या इसमें आप किसी ऐड के थ्रू अवेयरनेस करेंगे, किस तरीके से करेंगे म्यूजिकल? क्योंकि अभी हमने एज सच कोई वीडियो सामने देखी नहीं, मैं आपकी भी वीडियो सर्च कर ली थी कि शायद क्योंकि आप यू आर क्वाइट फेमस, तो शायद कमल की जानिब से भी कोई ऐसी अवेयरनेस के वाले से वीडियो सामने आएगी, लेकिन अभी तक मैंने ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी। जी हाँ, मेरी बहुत ऐसी वीडियोस हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं इसके बाद आपको ज़रूर शेयर करूंगी। और दूसरी बात ये कि इट्स अप टू यू कि आप किस तरह अपनी अवेयरनेस को बता रहे हो, अगर आप बोल के बताना चाह रहे हो या आपके पास कुछ ऐड हैं, क्योंकि हमने कुछ कैंपेन के थ्रू भी हमने कोविड-19 के बारे में बताया है, जो पिछली हम कैंपेन कर चुके हैं, और साथ ही साथ ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह लोगों में इसको स्प्रेड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच कवल आफ्ताब, आपने हमें वक्त दिया, और कोशिश करनी चाहिए कि इस कार खैर में जितना अपने तई जो जैसे जैसे हिस्सा डाल सके वो ज़रूर डाले। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट, और आगे बढ़ते हैं। ऑब्वियसली बहुत सारे दिन होते हैं कि जिनको मंसूब किया जाता है किसी चीज़ के हवाले से, हाँ बिल्कुल, लेकिन अब पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 8 जून जो है उसको समंदरों का आलमी दिन मनाया जाता है। ये दिन मनाने का मकसद इंसानी ज़िंदगी में पानी की अहमियत, आबी हयात का तहफ़्फ़ुज़ और समुद्री आलूदगी ख़त्म करना है। बिल्कुल, माहिरीन ये कहते हैं कि समुंदर 40% ताज़ा पानी की फराहमी का जरिया है, 75% ऑक्सीजन भी समुंदर से ही पैदा होती है, लेकिन साहिली शहरों से केमिकल्स और फजले का समुंदर में जो अखराज होता है वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हद तक बढ़ता जा रहा है, और इसके असरात तो इससे भी कहीं ज़्यादा ख़तरनाक हैं। कराची के साहिल पर भी नालों का गंदा पानी समुद्र में फेंका जाता है, जिससे ना सिर्फ आलूदगी बढ़ती है बल्कि जो आबी हयात हैं उनको काफ़ी ज़्यादा ख़तरात इससे लाहक होते हैं। हुकूमत के साथ साथ अब ये टाइम ऐसा आ गया है कि अवाम को भी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी तरीके से निभानी होगी, और हमें भी ना सिर्फ पानी बल्कि पानी के अंदर रहने वाली जितनी भी मखलूक़ात हैं, जो भी हयात है, उनका ख्याल करना चाहिए। और इन हयात चीज़ों का ख्याल करने के लिए अपनी जो वाहियात किस्म की हरकतें, कभी आप जब चले जाते थे समुद्र पे तो देखिए लोग किस अपने पॉलीथीन बैग्स वहाँ पे फेंक के आ जाते थे, बच्चों के पैम्पर्स कराची के जो सी व्यू के समुद्र वहाँ पे फेंक कर आ जाते। बिल्कुल, अगर कभी स्कूबा डाइविंग का आपको मौका मिला हो पाकिस्तानी वाटर्स में, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वाटर्स, आप दुबई में कर लें, आप मलेशिया या थाईलैंड में कर लें, आपको पाकिस्तान जैसा पानी नहीं मिलेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक दुनिया की कुल आबादी का 40% हिस्सा ऑब्वियसली समुद्रों और साहिलों के साथ जुड़े 100 किलोमीटर तक के इलाकों में आबाद है। इस मुनासबत से समंदरों का माहौल इंसान और उसके बका के लिए इंतहाई अहम है। करोड़ों इंसानों की रोज़मर्रा की ज़रूरियात का इन्हिसार ये समुद्री हयात और इससे वाबस्ता कारोबार है। तो मदिया, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
है कि हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें और जहाँ पे हम नेचर की बात कर रहे हैं वहीं पे समंदर का भी ख्याल रखना एज अ सिटीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल जी, और इसी वाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ हैं ओशनोग्राफी के डायरेक्टर डॉक्टर नुज़रत साहिबा। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया, आपने भी ज्वाइन किया। अच्छा, सबसे पहले बताइएगा डॉक्टर साहिबा कि इस दिन की क्या अहमियत है और जो आज का जो स्पेसिफिक डे है, जो ओशन डे है, इस साल इसकी थीम क्या है? ओशन हम कहते हैं कि जी हमारा विरसा है और हमारी ज़मीन की बका के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। हम जिस हवा में सांस लेते हैं वो सारी जो उसकी क्लीनिंग का प्रोसेस है वो ओशन करता है। जो साफ़ पानी हम पीते हैं उसका सबसे बड़ा ज़रिया समंदर है। इसके अलावा समंदर को ये कहा जाता है कि वो एक कनेक्टिंग बॉडी है। वो बड़े आज़मों को एक साथ जोड़ती है, वो एटमॉस्फेयर को ज़मीन के साथ जोड़ता है। तो वो एक तरह का एक कनेक्टिंग बॉडी है, एक सोर्स है फूड का, पानी का, खुराक का एक बहुत बड़ा सोर्स है। इसके अलावा हमारे जो मौसम हैं, हमारा जो इस ज़मीन का टेम्परेचर है वो सारा समंदर मेंटेन करता है। सब सूरज की रोशनी को, हीट को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, अपने वेव्स के ज़रिए वो पूरी दुनिया में उसको फैलाता है और ये दुनिया जो है वो रहने जैसी दुनिया बन जाती है। पूरी दुनिया में जो ट्रांसपोर्टेशन होती है ज़्यादा बड़ी वो समंदर के ज़रिए होती है। मेजर ट्रांसपोर्टेशन समंदर के ज़रिए होती है। तो मेरा ख़्याल है कि अगर समंदर ना हो तो शायद हमारी बका जो है वो चैलेंज पे आ जाए, हमारा रहना इस दुनिया में बहुत मुश्किल हो जाए। तो जैसे जैसे हम समंदर का इस्तेमाल करते जा रहे हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, हम इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं, हमारी कार्बन इमिशंस बढ़ गए हैं, तो उसके जो असरात हैं वो समंदर पे नेगेटिव नज़र आने शुरू हो गए। तो साइंटिस्ट ने या यूएन ने इस दफ़ा ओशन की जो थीम रखी है, इनोवेशंस फॉर सस्टेनेबल ओशन। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर नुज़रत साहिबा हमारे साथ मौजूद थी जो हमें ओशन डे के हवाले से हमें भी अवेयरनेस दी। इसी हवाले से आलमी यौम बहर पर नेवल चीफ एडमिरल ज़फ़र महमूद अब्बासी ने खुसूसी पैगाम में कहा है कि यौम बहर समंदरों के लिए मरबूत बैनुल-अक़वामी काविशें यकीनी बनाने का दिन है। समंदर खुशहाली, माशी तरक्की और ज़मीनी हयात की बका के लिए नागुज़ीर है। समंदरी वसाइल महफूज और जिद्दत पर मबनी तरीक़ों से इस्तेमाल के लिए सरगर्म है। इंसानी सनती फुजले और जहाज़ों से तेल रसाव रोकने के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। माहीगीरी के ममनुआ तरीक़ों की रोकथाम में भी पाक बहरिया का भरपूर किरदार है। और अब यहाँ पे वक्त हो गया आपसे इजाज़त लेने का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।